जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए एक बार जल्दी से जुड़ जाइए आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में। और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, वो कहते हैं ना कि हो गया है रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष भारी है, जिसका संघर्ष जारी है। तो आप सबके लिए लॉजिकल वेन डायग्राम, इसके 2 से 3 क्वेश्चन, इवन यूपीएसआई में तो इस बार 4-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं मेरे भाई। तो मैंने आपको सबसे पहले वही टॉपिक करा रहा हूं जिससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम टॉपिक भी इजी है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत अच्छी स्पीड में आपको लेकर के चलूंगा ताकि 2 घंटे के अंदर ये पूरा टॉपिक कवर हो चुके, क्योंकि इसके अंदर 3 टाइप है। एक टाइप होता तो हम वहां पर रखते, लेकिन इस टॉपिक के अंदर ऑलरेडी 3 टाइप हैं, तो जब हमें 3 टाइप कवर करने हैं तो थोड़ा स्पीड अच्छी रखेंगे। बिल्कुल, सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी कैसे हैं। और भैया दिल विल भेज दिया करो, मोहित सर ने आपको इधर भेज ही दिया है क्लास में, तो मोहित सर के लिए भी दिल भेज दो और क्लास में भी दिल भेज दो बहुत सारे। ठीक है, बहुत बढ़िया मोहित सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। सारे बच्चे कह रहे हैं मोहित सर ने भेजा है, बहुत धन्यवाद सर। मोहित सर मेरे साथ ही है। ठीक है, चलिए तो लॉजिकल वेन डायग्राम शुरू करते हैं एक नए तरीके से। उससे पहले मैं थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में अपडेट कर देना चाहूंगा बस, कि जो आपकी ये 17 दिन 17 मैराथन है, इसमें सुबह 8 से 10 अंकित सर की क्लास होती है, 10 से 12 मोहित सर की अभी आप क्लास लेके आ ही रहे हो, मोहित सर ने आपको इधर भेजा ही है। फिर उसके बाद 12 से 2 रीजनिंग होती है, और फिर 4 से 6 जो है वो आपकी यहाँ पर मैथ्स की क्लास होती है आदित्य सर की। चलिए तो अब समय न गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं इस सेशन को। जानते हो आप कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, अल्फाबेट टेस्ट हो चुका है, आज लॉजिकल वेन डायग्राम का दिन है। ठीक है, 17 दिन 17 मैराथन कुछ इस तरीके से जाने वाली है। अब जब वेन डायग्राम की बात आती है तो वेन आरेख, वेन डायग्राम का हिंदी अनुवाद क्या हो जाता है? वेन आरेख हो जाता है। वेन आरेख अलग अलग तरीके के होते हैं, अनेकों तरीके के होते हैं, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। कैसे? देखो, आपको एग्जाम में ये चुनिंदा ही डायग्राम दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 के अलावा कोई डायग्राम क्वेश्चन के अंदर नहीं दिखेगा। ये 10 डायग्राम है जो आपको क्वेश्चन में दिखाई देते हैं, और इन 10 ही डायग्राम के आधार पर हम सारे क्वेश्चन आज लगाने वाले हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे, एक के अंदर एक, यहां देखोगे तीनों अलग हैं, यहां देखोगे तीनों में कुछ 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 रिलेशन है, यहां देखोगे 2 चीजों में तो पूर्ण रिलेशन है और एक बिल्कुल अलग है। आप यहां देखोगे तो 2 चीजों का रिलेशन एक के अंदर दिखाई दे रहा है, यहां पर देखोगे उन 2 चीजों में भी आपस में कोई रिलेशन है और फिर वो दोनों एक के अंदर है। यहां देखोगे 2 चीजों में कुछ रिलेशन है और एक बिल्कुल अलग है। यहां देखोगे तो एक के अंदर पूरी तरह दूसरा समा गया और एक अलग हो गया, है ना। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? जैसे पहला वाला है यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहलाता है, यानी कि सार्वभौमिक सकारात्मक। सार्वभौमिक सकारात्मक का एग्जाम्पल देखो क्या होगा, जैसे इंडिया, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अब हम जानते हैं कि लखनऊ है भैया, है ना, लखनऊ जो है वो किसके अंदर आएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। लखनऊ किसके अंदर आएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। और उत्तर प्रदेश किसके अंदर आएगा? इंडिया के अंदर आएगा। तो अगर हमसे यहां पर सार्वभौमिक पूछा गया, एक तरीके का इस तरीके का डायग्राम पूछा गया, तो ऐसा बनेगा कि लखनऊ यूपी के अंदर और यूपी इंडिया के अंदर। इसका एक एग्जाम्पल कमेंट कर दो और जल्दी से। ताजमहल, आगरा, यूपी, इंडिया, ऐसे करके कितने भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो। दूसरा होता है यूनिवर्सल निगेटिव, जिनमें कोई रिलेशन ना हो, आपस में तीनों का कोई भी संबंध ना हो, उसको कहते हैं यूनिवर्सल निगेटिव, यानी कि सार्वभौमिक नकारात्मक, जब आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, कैसे? जैसे 3 गेम यहां पर दिए गए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीनों अलग अलग गेम है। क्रिकेट अलग है, फुटबॉल अलग है, हॉकी अलग है ना। यहां पर अगर मैं इसको क्रिकेट कह दूं, यहां पर मैं इसको क्रिकेट का नाम दे दूं, यहां पर मैं इसको फुटबॉल का नाम दे दूं, यहां पर मैं इसको हॉकी का नाम दे दूं, तो ये क्या है? ये तीनों अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग गेम है। लेकिन अगर इसको सार्वभौमिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक शब्द लिख दूंगा मैं, गेम्स या स्पोर्ट्स, और इन तीनों को मैं गेम्स के अंदर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, मोहित सर ने भेजा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जल्दी जल्दी यहां पर चीजों को समझो फिर, ताकि हम क्वेश्चन लगाएं बहुत तेजी में। मैं 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दूंगा। पर्टिकुलर जिसमें कुछ विशेषता हो,
जहां पर तीनों का कोई संबंध हो। ये तीनों का कोई संबंध जनरली जो दिखाई देता है वो किसी प्रोफेशनल टर्म में दिखाई देता है। जैसे मैं बोलूं अ डॉक्टर, अ टीचर, है ना, और म्यूजिशियन। भैया मैं बोलूं मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर भी हूं। बाय डिग्री मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो मैं इंजीनियर भी हूं, और बाय प्रोफेशन मैं टीचर भी हूं। है ना, मैं गा भी लेता हूं तो मैं सिंगर भी हूं। तो तीनों चीजें यहां पर सम 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 के रिलेशन में आएंगी। तो जब भी कुछ का संबंध हो, यानी कि कुछ विशेषताएं हो, कुछ का संबंध हो या कुछ विशेषताएं हो, तो उनके बीच में कुछ का रिलेशन आपको हमेशा दिखाई देगा। इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है ना, राइटर, म्यूजिशियन और टीचर। यानी कि लेखक, संगीतकार, शिक्षक। भाई मैं लेखक हो सकता हूं अगर मैं किताब लिख दूं, अगर मैं कुछ लिख दूं तो मैं लेखक हूं। है ना, मैं संगीतकार हो सकता हूं क्योंकि मैं संगीत अच्छा गाता हूं, तो मैं संगीतकार भी हो सकता हूं। और शिक्षक तो मैं हूं ही जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर मैं इंजीनियर भी हूं, तो मैं अगर इंजीनियर ऐड करना चाहूं तो इंजीनियर भी ऐड कर सकता हूं। है ना, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेखक की जगह अगर डॉक्टर आ जाए तो डॉक्टर शिक्षक भी हो सकता है और डॉक्टर संगीतकार भी हो सकता है। तो जनरली का जब प्रोफेशंस की बात आती है, जब किसी पेशेवर चीजों की बात आती है, तो यहाँ पर सम का रिलेशन आपको देखने के लिए बनेगा। कुछ मिसलेनियस रिलेशंस होते हैं। मिसलेनियस में कैसे, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बात करें फ्लावर, रोज और लोटस। अब अगर आप देखोगे लोटस और रोज दोनों ही क्या है, फूल है। लोटस और रोज दोनों ही क्या है, फूल है, यानी कि दोनों ही फ्लावर है। तो एक मिसलेनियस रिलेशन ये होता है कि जिसमें दो अलग अलग चीजें हों लेकिन वो दोनों अफर्मेटिव हो जाए पहले वाले के लिए, दोनों लॉयल हो जाए पहले वाले के लिए, तो इस तरीके का रिलेशन बनता है। दूसरा टाइप टू है। टाइप टू कैसा बनता है, जैसे मैंने कहा डॉग, पेट एनिमल और एनिमल। अब भैया एनिमल तो है ही, है ना, अब एनिमल तो दोनों है ना। तो डॉग जो है वो पेट एनिमल और आपका एनिमल, अब एनिमल तो है ही, ठीक है। अब पेट एनिमल कुछ होते हैं, पेट एनिमल जैसे गाय भी तो पेट एनिमल होती है ना। डॉग पेट एनिमल भी होता है और जंगली भी होता है। भाई जब आप उसको पाल रहे हैं तो वो पालतू जानवर में आएगा, अगर आप उसे नहीं पाल रहे हैं तो वो पालतू में नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां पर भी सम का रिलेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही जब इस तरीके का हो जाए, न्यायाधीश, चोर, अपराधी। अब एक बात बताओ, चोर जो है वो अपराधी है, चाहे उसने 10 रुपए की चोरी की हो या 10,000 की चोरी की हो, उसने एक मर्डर किया हो या 10 मर्डर किए हो, है तो वो अपराधी, है ना। सर वॉइस ठीक है, वॉइस ठीक है ना, तो मैंने कब कहा गलत है, ठीक है। तो चोर जो है वो अपराधी होता है। चोर तो कोई भी हो, चोर जो है वो कोई भी हो, वो अपराधी रहेगा ही रहेगा मेरे भाई। चोर किसी भी तरीके का चोर हो वो रहेगा तो अपराधी ही, है ना। चोर रहेगा तो अपराधी ही। अगर जज की बात करूं, यानी कि न्यायाधीश की बात करूं, अब न्यायाधीश आप क्या होगे सर, घूस तो वो भी ले लेते हैं, तो क्या वो अपराधी नहीं है। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो रहा, जब तक ये नहीं कहला रहा ना वो चोर है, तब तक अपराधी नहीं है, इसीलिए वो अलग एंटिटी में आएंगे, है ना। ऐसे ही अगर आप देखोगे इसका टाइप 4, जैसे फ्लावर, रेड और लखनऊ। तो भैया फ्लावर यानी कि फूल जो है वो लाल हो सकता है, सारे फूल तो लाल नहीं होंगे लेकिन कुछ तो लाल होंगे। अब लखनऊ लाल थोड़ी ना है, लखनऊ तो देश की राजधानी है, सॉरी लखनऊ तो प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। वैसे देश की नहीं है पर उत्तर प्रदेश की राजधानी होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाई साहब देश की राजनीति को तय करता है, ठीक है। तो यहां पर लखनऊ खैर अलग हो जाएगा और फ्लावर जो है वो रेड हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला टाइप देखोगे तो माँ, डॉक्टर और महिला। अब आप जानते हो एक बात कि जो महिला होगी, माँ जो है वो तो महिला होगी ही होगी। क्या सभी माँ डॉक्टर हो सकती हैं या सभी महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं? क्या सभी माँ डॉक्टर हो सकती हैं या सभी महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं? नहीं, कुछ माँ या कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, तो कुछ का रिलेशन यहां आ गया, है ना। मैंने आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता दिया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन हम स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे क्योंकि स्पीड में ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाओ जल्दी से इसका आंसर, फटाफट से जल्दी से देखो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं और इंजीनियरों के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। किसकी बात कर रहा है, महिलाएं, माताएं और इंजीनियर। अभी मैंने बताया कि अगर वो मां है तो वो महिला तो होगी ही होगी, कभी पुरुष मां नहीं बनेंगे, ठीक है।
आप पिता ही बनोगे तो माँ जो है वो क्या होगी, वो महिला होगी ही होगी। और इंजीनियर की अगर हम बात करें तो कुछ माँ इंजीनियर हो सकती हैं और कुछ महिलाएं भी इंजीनियर हो सकती हैं। तो इसका जो बेस्ट डायग्राम बना वो आपका ऑप्शन नंबर ए बन गया। कितना बन गया, वो आपका ऑप्शन नंबर ए बना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। चलिए करिए अगले क्वेश्चन का आंसर। बाकी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए। आज रात में 10 बजे से भी रीजनिंग है, और अगला जो संडे आ रहा है 24 तारीख वाला 12 घंटे की रीजनिंग की महा मैराथन है, जिसमें एक एक टॉपिक में पूरा थ्योरेटिकल डिटेल से कवर करूंगा। कह रहा है सबसे अच्छे संबंध को बताइए। यहां पर क्या बोल रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लेखक लेखक वकील और गायक के बीच संबंध को दर्शा रहा है। अब भैया देखिए, लेखक वकील और गायक, इसके दो डायग्राम बनते हैं। कैसे, एक तो इसका ये वाला डायग्राम भी बन सकता है कि लेखक जो है वो क्या बन जाए, वो वकील बन जाए। लेखक जो है वो क्या बन जाए, वो वकील बन जाए और वो गायक बन जाए। बट आप देख रहे होगे कि सर ऑप्शन में तो ये अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर ऑप्शन में ये वाला अवेलेबल है तो हम इस पर टिक करेंगे, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम कह देंगे कि तीनों ही अलग अलग प्रोफेशन है, तीनों ही अलग अलग पेशे हैं, तो इसलिए तीनों का अलग डायग्राम बनेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सभी वकील गायक नहीं हो सकते हैं, या सभी गायक लेखक नहीं हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन आंसर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए कि अगले में क्या कह रहा है। सो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कौन सा चित्र भारत हरियाणा और विश्व के बीच संबंध को दर्शाता है। क्या कह रहा है, कौन सा चित्र जो है वो भारत हरियाणा और विश्व के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखिए भैया, सिंपल सी बात है, हरियाणा जो है वो एक राज्य है, किसके अंदर, भारत के अंदर। तो हरियाणा यहां आ जाएगा। हरियाणा कहां आ जाएगा, भारत में, यानी कि इंडिया में। और इंडिया कहां आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा विश्व में, यानी कि वर्ल्ड में। तो इसमें अफर्मेटिव वाला लग गया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी कि सार्वभौमिक सकारात्मक केस बन गया इसका। कितना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि यह क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कबूतर पक्षी और कुत्ते के बीच संबंध को दर्शाता है। किसके बीच कह रहा है, कबूतर पक्षी और कुत्ते। अब एक बात बताओ, क्या कबूतर पक्षी होता है, बिल्कुल होता है। तो कबूतर क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। कबूतर क्या हो जाएगा, पक्षी। कुत्ता पक्षी नहीं होता है, जानवर तो होता है लेकिन कुत्ता पक्षी नहीं होता है। इसीलिए इसका जो आंसर बनेगा वो आपका मेरे भाई ए ऑप्शन बनेगा। कितना बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को दर्शा रहा है। कह रहा पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को दर्शा रहा है। अब एक बात बताओ, समुद्र यानी कि जो आपका यहां पर सी दिया गया है, सी कह रहा है ये जो है वो तो पृथ्वी पर ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी से बाहर भी कहीं दिख रहा है, और दिख भी रहा है तो उसका हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम जितनी चीजों को जानते हैं हम उसी पर बात करेंगे। तो समुद्र कहां आ गया, पृथ्वी पर आ गया। पर सूर्य पृथ्वी पर थोड़ी ना है। सूर्य अगर सोलर सिस्टम में कहलाता तो ठीक था। सूर्य क्या होता है, सूर्य क्या है, तारा है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। ये ध्यान रखना इन दोनों चीजों को, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेरों, कतई दिल जीत लिया आज तुमने, है ना। और जब दिल जीत लिया है तो कमेंट्स में एक बार ऐसे करके दिल तो फेंक दो। चलो भाई करो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र शेर कुत्ते और सांप को दर्शाता है। ठीक है, शेर कुत्ते और सांप। भाई ये तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन तीनों पे मैं हर बार हाईलाइट कर दे रहा हूं, शेर कुत्ता और सांप।
तो आप जानते हो तीनों ही अलग अलग जानवर हैं, तीनों ही अलग अलग जीव हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि शेर कुत्ता नहीं हो सकता, कुत्ता शेर नहीं हो सकता, और दोनों सांप तो हो ही नहीं सकते, है ना। इंसान तो सांप हो सकते हैं लेकिन ये तीनों नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, करिए। क्या रहा है, मरकरी, जिंक और मेटल, मरकरी, जिंक और मेटल, यानी कि कह रहा है पारा, जस्ता और धातु, पारा, जस्ता और धातु, बताइए पारा, जस्ता और धातु, बताइए जल्दी से, पारा, जस्ता और धातु, फटाफट से बताइए, पारा, जस्ता और धातु कितना बनेगा, पारा, जस्ता और धातु, बहुत ही बढ़िया। तीनों, दोनों चीजें क्या है, अगर हम देखें तो आपके दोनों ही मेटल है, मरकरी भी और जिंक भी, मरकरी भी मेटल के ही अंदर आती है, कैटेगराइजेशन में आती है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, रेड डी नहीं होगा। पारा अलग है ना, और जस्ता अलग है, मरकरी अलग है, जिंक अलग है दोनों ही मेटल, तो मरकरी और जिंक आएंगे मेटल के अंदर, लेकिन यहां पर डी नहीं होगा मेरे भाई, यहां जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। सो बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करिए, क्या रहा है, मदर, डॉक्टर और होमोसेफियन, मां, डॉक्टर और मानव जाति, कह रहा है मां, डॉक्टर और मानव जाति के बीच सबसे अच्छा संबंध कौन सा है। मैं देख रहा हूं भाई यहां पर, मां, डॉक्टर और मानव जाति, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं अभिनव, प्रैक्टिस सेट रोज रात में 8 बजे करा रहा हूं, ठीक है। पहले सुबह 8 बजे करा रहा था, अब रात में 8 बजे करा रहा हूं, टाइम 8 बजे का ही है, बस अंतर सुबह और रात का है, ठीक है। तो रात में 8 बजे इसी चैनल पर, यानी कि विद्याग्रह स्टेट एग्जाम्स पर प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, बाकी क्लास को शेयर करते रहो भाई। तो देखिए, जो माँ है वो डॉक्टर हो सकती है, सभी माँ तो डॉक्टर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ माँ डॉक्टर बन सकती हैं भैया, ठीक है, कुछ माँ डॉक्टर हो सकती हैं, और चाहे वो डॉक्टर हो या माँ हो, दोनों है तो मानव ही, है ना, तो दोनों है तो मानव ही, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन बना, ठीक है, इसका आंसर क्या बना, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए। कह रहा है उस वैनारिक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाता है, करे आंसर भैया बढ़िया सा। कह रहा है क्लर्क पुरुष और स्थायी कर्मचारी, क्लर्क पुरुष और स्थायी कर्मचारी, क्लर्क पुरुष और स्थायी कर्मचारी। अब मैंने एक बात बताइए, क्या सारे के सारे पुरुष ही क्लर्क होते हैं क्या, है भाई, अगर कोई महिला क्लर्क बन गई तो तुम उसे क्या कहोगे, क्लर्की का। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टरनी जब शब्द हम उपयोग करते हैं वो गलत है, डॉक्टरनी शब्द होना ही नहीं है, वहां डॉक्टरनी शब्द नहीं होता, डॉक्टर होता है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहिबा आ रही हैं, आप ऐसे कह सकते हो, लेडी डॉक्टर आ रहे हैं या जेंट्स डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग वहां डॉक्टर नहीं कह देते हैं, लेकिन क्लर्क शब्द है। अब कल तुम बाबू बन गए, है ना, किसी और के बाबू नहीं, सरकारी बाबू की बात हो रही है, क्लर्क मतलब बाबू भी कहलाते थे, लेकिन ये बाबू शब्द बड़ा अटपटा लगने लगा, इसलिए क्लर्क की जो यूनियन थी उन्होंने आवाज उठाई कि ये बाबू शब्द यहां से खत्म किया जाए, है ना। उसके बाद ही वो जूनियर असिस्टेंट वाला जो शब्द जुड़ा वो बाद में जुड़ा, पहले क्लर्क या बाबू कहलाते थे, है ना, लेकिन ये तुम्हारे बाबू सोना के चक्कर में वहां से बाबू हटाना पड़ा शब्द। तो क्लर्क जो है वो पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं, और सारे क्लर्क स्थायी नहीं होते हैं, सारे बाबू स्थायी नहीं होते, जैसे आते हैं और जाते हैं, तुम्हारे बाबू आए फिर चले गए, तो ऐसे ही सारे क्लर्क स्थायी नहीं होते, कुछ होते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, स्थायी कर्मचारी कुछ हो जाएंगे स्थायी, कुछ अस्थायी भी होंगे, यानी कि इसका जो परफेक्ट आंसर है, तो इसका परम सत्य आंसर है वो डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, इसका जो परम सत्य आंसर है वो क्या बनेगा, वो आपका डी ऑप्शन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए। कह रहा है इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश, इनके बीच में क्या संबंध होगा, इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश के बीच में क्या संबंध बनेगा, करें जल्दी से, इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश। अब भैया इंडोनेशिया भी और बांग्लादेश भी, इंडोनेशिया भी और बांग्लादेश भी, दोनों ही कहां है, दोनों ही एशिया में है ना, दो अलग अलग देश है, इंडोनेशिया अलग देश है, बांग्लादेश अलग देश है, लेकिन दोनों है कहां पर, दोनों है एशिया में,
एशियन कंट्रीज में आती हैं, तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। जो ए दे रहे हैं वो मुझे बस इतना बता दीजिए, क्योंकि मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूं ज्यादातर जो संख्या है वो ए वाली है। वो मुझे बस इतना बता दो कि अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो आपने किसको एशिया से बाहर कर दिया? बांग्लादेश को एशिया से बाहर कर दिया या इंडोनेशिया को एशिया से बाहर कर दिया? क्यों भैया, क्या कह रहे हो? बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा है, कर लेंगे उसे भी, कब्जा कर लेंगे। फिलहाल आंसर बी ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन, मणिपुर, मिजोरम और भारत। अच्छा मुझे ये बताओ, मणिपुर मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम मणिपुर की राजधानी है, या दोनों अलग हैं? और दोनों अलग हैं तो दोनों की राजधानियां क्या है? अगर दोनों अलग हैं तो दोनों की राजधानियां क्या है? मैराथन क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है कल वाले, चलो अभी हम बोल देंगे, इसी वाले उसमें होगी सिस्टम में, अपनी क्लास के बाद उसे कंप्रेस करके आपको अपलोड करवा देंगे, ठीक है? अपनी क्लास के बाद कर देंगे, दोनों अपलोड हो जाएंगी, हमारी पीडीएफ भी करा देंगे और मैराथन वाली भी करा देंगे। कह रहा है मिजोरम, मणिपुर और भारत, तो भारत के ही दो अभिन्न अंग हैं, कहते हैं ना दोनों राज्य किसके हैं? भारत के हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग मत कर देना इन्हें, है ना? अब मुझे राजधानी बताओ जल्दी से, मिजोरम की राजधानी क्या है और मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर अभी बहुत चर्चित है इस समय, क्यों? वहां पर एक दंगा चल रहा है जिस वजह से, तो हो सकता है मणिपुर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए कि मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर के राज्यपाल कौन है, मणिपुर में इस टाइम जो है वो वहां के मुख्यमंत्री कौन है। ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते रहा करो, मतलब जो चर्चित चीजें हैं वहां पढ़ते रहा करो, क्योंकि यूपीएसआई में देखा गया कि यूपी के अलावा एमपी के क्वेश्चन तक पूछे गए थे, तो पेपर यूपीएसआई का एमपी ज्यादा लग रहा था। फिलहाल इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है पक्षी, तोता और सांप। पक्षी, तोता और सांप, पक्षी, तोता और सांप, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? पक्षी, तोता और सांप। इम्फाल की स्पेलिंग देखो भाई साहब, इनकी किसी की भी सही नहीं आ रही है। कोई IFAL लिख रहा है, कोई IFMAL लिख रहा है, कोई EMPHAL लिख रहा है। अरे प्रभु, तुम सरकारी नौकरी में लग गए और तुमसे एप्लीकेशन लिखवा ली तो कैसे लिखोगे? हैं? कुछ स्पेलिंग है, स्पेलिंग है तो याद कर लिया करो, कम से कम देश, राजधानी, मुद्राएं, ये सारी चीजें तो याद कर लिया करो। कह रहा है पक्षी, तोता और सांप। अब भैया सांप तो पक्षी होगा नहीं, है ना? तो यहां पर आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि तोता क्या है? पक्षी है, सांप जो है वो अलग है। तोता क्या है? पक्षी है, और सांप जो है वो अलग है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार क्लास को जल्दी से 2000 पार तो करा दो आज, कम से कम आज ये गिफ्ट तुम्हारी तरफ से चाहिए, है ना? जल्दी से क्लास को 2000 पार करा दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 1 लाख का केक आज काटना है भाई साहब, आज ये लगा लो, आदित्य सर की क्लास में 4 से 6 बजे के बीच में तुम्हें 1 लाख का केक कटवाना है, ठीक है? कह रहा है वर्ष, माह और दिन, ईयर, मंथ और डे। हम जानते हैं इसमें सबसे छोटी यूनिट होती है दिन। सबसे छोटी यूनिट क्या है? दिन है। सबसे इकाई जो है वो दिन है। दिनों से मिलकर बनेंगे महीने और महीने मिलकर के बनाएंगे वर्ष। तो इसका जो डायग्राम होगा वो होगा बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बन गया आपका बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करो जल्दी से, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है कि स्टेशनरी, पेन और निब, लेखन सामग्री, पेन और निब के बीच के संबंध होगा। बताओ भाई, लेखन सामग्री, पेन और निब के बीच संबंध बताओ क्या होगा? लेखन सामग्री, पेन और निब के बीच में संबंध बताओ क्या बनेगा? लेखन सामग्री, पेन और निब के बीच में। सर निब क्या होती है? जिस पेन से आप लिखते हो ना, उस पेन का जो आगे का हिस्सा होता है उसे निब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे निब कहते हैं, ठीक है? जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूं तो इस पेन का ये जो आगे का हिस्सा है ना जिससे आप लिखते हो, वो निब कहलाती है। और निब क्या है? पेन के अंदर होती है। पेन क्या है? लेखन सामग्री है। तो इसका भी जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। इसका भी जो यहां पर चूज एंड डायग्राम होगा वो क्या होगा? वो बी ऑप्शन। बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। चलो भाई, करो इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ। ये क्या कह रहा है? कह रहा है विद्यार्थी, खिलाड़ी और दर्शक। विद्यार्थी, खिलाड़ी और दर्शक।
तो भैया तीनों में कुछ का रिलेशन होगा। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक खिलाड़ी भी हो सकता हूं, मैं दर्शक भी हो सकता हूं। किसी खेल का मैं दर्शक हूं, किसी खेल का मैं खिलाड़ी हूं, और किसी का मैं विद्यार्थी हूं। तो यहां पर भी जो डायग्राम बनेगा वो सम का रिलेशन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ मैं जीके जीएस वाले सर से कह दूंगा कि एक दिन में 2 क्लास ले लें, लेकिन टाइम बता दो मुझे किस टाइम ले लें। पूरे दिन तो तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं भाई साहब, किस टाइम सर से क्लास दिलाओगे? दूसरी रात में 2 बजे से करा दूं सर की क्लास, क्या चाहते हो? रथ थम जाओ तुम। टीचर, सिंगर और मदर, माँ। अब देखो जो माँ है, मैंने आपको बताया जो माँ है वो टीचर हो सकती है, वो शिक्षक हो सकती है ना। एक माँ शिक्षक हो सकती है भाई, बहुत सारी बच्चों की माँ जो है वो शिक्षक होंगी आप में से, है ना। और वो गायक भी हो सकती हैं, और वो गायक भी हो सकती हैं, यानी कि यहां पर भी सम का रिलेशन बन गया, मतलब सी ऑप्शन हो गया। यहां पर भी सम का रिलेशन बन गया, मतलब सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में क्या कह रहा है ये बनाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, बनाओ जल्दी से। कह रहा है फीमेल मदर और फादर, फीमेल मदर और फादर के बीच में बेहतरीन सा वेन डायग्राम चूज करिए। बताइए फीमेल मदर और फादर के बीच का वेन डायग्राम क्या होगा? फीमेल मदर और फादर, अब आप जानते हो माँ के बारे में, तो माँ जो होती है, माँ तो माँ होती है बेटे, है ना। तो माँ क्या है? महिलाएं हैं। इस जीवन में सबसे जो बड़ा उपकार है भगवान का आपके ऊपर, वो आपके माता और पिता हैं। क्योंकि सच बता रहा हूं, जिस बच्चे के पास उसके माता और पिता है ना, वो बच्चा जीवन का सबसे सुखी है। अगर मेरे पास कुछ नहीं भी है, लेकिन मेरे पास मेरे माता पिता है ना, मैं उस सबसे ज्यादा सुखी हूं। मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जीवन अच्छा बनाने के लिए मेरे माता पिता हर संभव प्रयास करेंगे। तो आप लोगों के माता पिता हैं तो आप सच में अपने आप को खुश नसीब मानिए और रोज उन्हें धन्यवाद दिया कीजिए। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं ताने मार देते हैं, तो माँ के ऊपर कभी ताने मत मारा करो बेटे। और पिता यहां पर अलग हो जाएगा, क्योंकि माँ अलग हो गई और पिता अलग हो गया यहां पर। तो यहां जो आंसर बना वो ए ऑप्शन बना, कि माँ जो है वो महिलाएं हैं और पिता जो है वो पुरुष हैं, तो वो अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। कह रहा है वर्ल्ड, एशिया और नेपाल, वर्ल्ड, एशिया और नेपाल। तो भैया एशिया और नेपाल, तो नेपाल जो है वो कहां है? नेपाल जो है वो एशिया में है, नेपाल जो है वो एशिया में है, एशिया जो है वो वर्ल्ड में है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। कह रहा है कि बिल्ली, स्तनपायी तोता, मैमल्स किसको कहते हैं? जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनको फीड करते हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। तो बिल्ली जो है वो स्तनपायी है, तोता जो है वो अंडे देता है ना, डायरेक्टली बच्चों को जन्म नहीं देता है, और ये जो फीड करता है वो चोंच के थ्रू करता है, तो इसलिए तोता यहां अलग हो जाएगा। तो इसके भैया क्वेश्चन के उड़ गए तोते, आंसर हो गया बी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, क्या हो गया? बी ऑप्शन इसका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ भाई जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर। फटाफट से देखो कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। और दिल खुश कर दिया भाई, आज तुमने मजा बांध दिया, मजा जिसे कहते हैं। आज तुमने सच में दिल खुश कर दिया भैया, आज तुमने सच में दिल खुश कर दिया। बस लाइक नहीं किया है अभी तक, है ना, सेशन को लाइक नहीं किया है, बाकी सब कुछ कर दिए हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो एक बार, है ना। एक बार अपना जो ये थम्स अप है ना, ये कर दो सारे के सारे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर रेगुलर क्लास मिल रही है और यही क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, इस बात का वादा है। एक तरफ पेपर जिस दिन हो जाएगा ना 10 तारीख की शाम को, इधर तो होगा क्लास का स्क्रीनशॉट और इधर होगा एग्जाम का स्क्रीनशॉट। कह रहा है सब्जियां, बैगन और सेब, तो सेब कोई सब्जी थोड़ी ना है, सेब अलग हो गया। सी ऑप्शन इसका आंसर बना, क्या बना? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए फटाफट से करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जैसलमेर, जयपुर और राजस्थान। हाँ भैया, जैसलमेर, जयपुर और राजस्थान। 2000 पूरे करा दिए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका नतमस्तक हूं मैं आज आपके आगे। ये वाली जो संख्या है ना, ये तुम जानते नहीं हो मैं कितने दिनों से इसकी तलाश में था, कितनी एनर्जी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और आज वो आपने
करा दिया, आपके लिए नतमस्तक हूं मैं भाई, धन्यवाद आप सभी का, है ना। अब यही जो संख्या बल है वो रोज कायम रखना है, और मैं कंटेंट इससे भी बढ़िया आपको दूंगा, वो कंटेंट दूंगा जो एग्जाम में फंसेगा, ये वादा है पुलकित सर का। कह रहा है जैसलमेर, जयपुर और राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर ही आएगा भैया जैसलमेर भी और जयपुर भी, राजस्थान के अंदर ही आएगा भैया जैसलमेर भी और जयपुर भी, अर्थात डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए, करिए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फटाफट से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि फादर, डॉक्टर और गायक, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में मां थी वहां पर, यहां मां की जगह बस पिता हो गए, बात तो सेम ही है, क्वेश्चन तो सेम एंटिटी पर जा रहा है, तो यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा कि कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पिता गायक हो सकते हैं, और कुछ पिता डॉक्टर और गायक दोनों हो सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बस 3 क्वेश्चन और बचे, इसके 25 ही क्वेश्चन है, फिर टाइप 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर टाइप 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। कह रहा है कि अस्पताल, चिकित्सक और मरीज, अस्पताल, चिकित्सक और मरीज, क्या कह रहा है, हॉस्पिटल, डॉक्टर और पेशेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर और पेशेंट। अब अगर हम यहां पर देखें तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर भी मिलेंगे, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट भी मिलेंगे, मतलब बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर भी होंगे और पेशेंट भी होंगे, सही है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, लेखन सामग्री, पेंसिल और सेब, लेखन सामग्री, पेंसिल और सेब, क्या कह रहा है भैया, लेखन सामग्री, पेंसिल और सेब, तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेखन सामग्री और पेंसिल और सेब क्या है भैया, बिल्कुल पेंसिल क्या है, पेंसिल एक लेखन सामग्री है, पेंसिल क्या है, पेंसिल एक लेखन सामग्री है, और सेब जो है वो अलग है, तो इसका आंसर हो गया जी सी ऑप्शन, इसका परम सत्य आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ये वाला तो इस बार भी एग्जाम में आया था, आलस्य, तनाव और शक्ति, लेजीनेस, टेंशन और पावर, लेजीनेस, टेंशन और पावर, आलस्य, तनाव और शक्ति, बताइए, कतई धुआं धुआं कर दिया रे तुमने, बिल्कुल आग लगा दिया, आज तो मजा बांध दिया। कह रहा है आलस्य, तनाव और शक्ति। अब एक बात देखिएगा जरा, तो आलस्य अलग चीज है, तनाव अलग चीज है, और शक्ति पावर अलग चीज है, यहां पर तीनों ही अलग अलग एंटिटीज है, तीनों ही अफर्मेटिव है, नेगेटिव अफर्मेटिव है, तो यहां पर आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ये वाला होमवर्क रहेगा, सो दैट कमेंट में आप करोगे। अब हम आते हैं टाइप 2 पर, टाइप 2 पर आते हैं भाई। टाइप 2 जो है वो बहुत ही गंभीर है, टाइप 2 में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टाइप 1 में ध्यान दिए बिना भी काम चल जाता, लेकिन टाइप 2 में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला भी है, टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने वाला यहां पर टाइप 2 है। चलो, तो टाइप 2 को थोड़ा सा समझा के चलेंगे कि चीजें किस किस तरीके से मांगी गई हैं, उसे इस तरीके से करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में जो लड़के एथलेटिक हैं और अनुशासित हैं, उन्हें किस संख्या से दर्शाया गया है, यह बताना है आपको। क्या कह रहा है, कह रहा है जो लड़के, अब यहां पर देखो आपको करना क्या क्या है, कह रहा है जो लड़के एथलेटिक हैं और अनुशासित हैं, यानी कि लड़के हो, एथलेटिक हो और अनुशासित हो। हमें यहां पर 3 चीजें चाहिए, हमें यहां पर लड़के चाहिए, एथलेटिक चाहिए और अनुशासित चाहिए, हमें यहां पर ये तीनों चीजें चाहिए। क्या क्या मेरे भाई, हमें यहां पर लड़के चाहिए यानी कि बॉयज चाहिए, तो लड़कों की संख्या को कौन दर्शा रहा है, तो लड़कों की संख्या को ये दर्शा रहा है, ठीक है, तो ये हो गए लड़के। एथलेटिक कौन है, तो एथलेटिक ये हो गया, यानी कि इसके बीच का पोर्शन आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले जो है वो इसके बीच का पोर्शन आ गया, कि लड़के आ गए और एथलेटिक आ गए। फिर क्या है, अनुशासित, यानी कि डिसिप्लिन्ड, और डिसिप्लिन्ड अगर आप देखोगे तो वो ये है, यानी कि इसका जो कॉमन पोर्शन है, इसका जो कॉमन पोर्शन है वो आपका आंसर बनेगा। तो जो लड़के एथलेटिक है, अनुशासित है
और आपके भाई साहब क्या कहते हैं लड़के हैं बेसिकली, तो इसका जो कॉमन पोर्शन है वो ये है, अर्थात इसका जो आंसर है वो 2 आ रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? होगा बी, दैट इज 2। यहां पर ओनली शब्द कई बार लगा देता है, उन शब्दों पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है। यहां पर क्या होता है, कई बार एग्जाम में ओनली शब्द भी लगा देता है, तो ओनली शब्द पर कई बार फोकस करना पड़ेगा। सर 21वां क्वेश्चन देखो एक बार, 21वां क्वेश्चन सही तो है बेटा। जैसलमेर जयपुर दोनों ही राजस्थान में है, तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो गया क्या? जैसलमेर कहां पर है? जैसलमेर राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। कहीं तुम ये तो नहीं समझ लिए गुजरात में है। जैसलमेर और जयपुर दोनों ही राजस्थान के अंदर है ना, दोनों अलग अलग जिले हैं। जैसलमेर अलग जिला है, जयपुर अलग जिला है, और हैं दोनों राजस्थान में, तो इसका सही है डी ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ भाई। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बनाओ भैया। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से, फटाफट से ये देखो कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज जो है वो लड़कियों को दर्शा रहा है, वर्ग जो है वो खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, और वृत्त जो है वो कोच को दर्शा रहा है। यहां पर 3 चीजें आपको दी गई हैं भाई, यहां पर 3 चीजें दी गई हैं। क्या? कि आपको त्रिभुज लड़कियों को, वर्ग खिलाड़ियों को, और वृत्त जो है वो कोच को दर्शा रहा है। यानी कि 3 चीजें दी गई हैं। अब पूछा क्या गया है, अब पूछा क्या गया है आपसे, वो देखिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, वो देखिए। कह रहा है आरेख का कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है, लड़कियों को दर्शाता है जो खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं है। उन लड़कियों को दर्शाता है, यानी कि लड़कियां कहां पर है, यहां पर है। तो देखिए उन लड़कियों को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी है मतलब यहां पर। तो वो लड़कियां जो खिलाड़ी हैं मतलब यहां पर, लेकिन कोच नहीं है। अब कोच नहीं है मतलब ये वाला हिस्सा कट्टम काट खेल दीजिएगा, कोच नहीं है मतलब ये वाला हिस्सा कट्टम काट खेल दीजिएगा। तो आपका जो बचा हुआ कॉमन यानी कि कंबाइंड पोर्शन है वो कितना है, वो आपका ये है क्यू। ये कॉमन कंबाइंड पोर्शन जो है वो आपका कितना है, वो आपका क्यू है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है ना। एक बार वापस से क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि मेरे शेरों कहते हैं ना कि गीदड़ों के दहाड़ से शेर डरा नहीं करते, और मंजिलों को पाने वाले कभी भटका नहीं करते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले में क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिया गया चित्र उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं, है ना। तो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, और कबड्डी भी खेलते हैं। तो ये किनको दर्शाता है, ये क्रिकेट वालों को दर्शा रहा है, फुटबॉल वालों को दर्शा रहा है, और कबड्डी वालों को भी दर्शा रहा है। अब यहां पर कह रहा है आरेख का अध्ययन करें और उन विद्यार्थियों की पहचान करें जो तीनों खेल खेलते हैं। यहां पर तीनों खेल खेलने वाली बात आ रही है, या किसकी बात हुई है, यहां पर तीनों खेल खेलने की बात हुई है। तो तीनों खेल कौन खेलता है, तीनों खेल एस खेलता है। अगर क्यू की बात करोगे तो क्यू कबड्डी और फुटबॉल खेलता है, टी की बात करोगे तो कबड्डी और क्रिकेट खेलता है, वी की बात करोगे तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है, पी केवल फुटबॉल खेलता है, यू केवल क्रिकेट खेलता है, आर केवल कबड्डी खेलता है, जबकि एस जो है वो तीनों खेल खेलता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कितना बनेगा मेरे भाई, वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। एस इसका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। ये कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में वर्ग डॉक्टरों को दर्शाता है, त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है, और वृत्त सर्जन को दर्शाता है। कह रहा है कि डॉक्टर और सर्जन दोनों महिलाओं को किस अक्षर से दर्शाया जाता है, बताइए जल्दी से बताइए। कह रहा है कि यहां पर वर्ग किसको दर्शा रहा है, तो वर्ग दर्शा रहा है मेरे भाई डॉक्टर को। वर्ग किसको दर्शा रहा है, तो वर्ग दर्शा रहा है मेरे भाई डॉक्टर को।
त्रिभुज महिलाओं को दर्शा रहा है और वृत्त जो है वो सर्जन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहां पर तीनों चीजें आपको दी गई हैं। ठीक, वर्ग कह लीजिएगा डॉक्टर को दर्शा रहा है भैया, व्रत जो है वो सर्जन को दर्शा रहा है, और आपका त्रिभुज जो है वो महिलाओं को दर्शा रहा है, फीमेल्स को दर्शा रहा है। कह रहा है डॉक्टर और सर्जन दोनों, तो डॉक्टर और सर्जन यानी कि इतना कंबाइंड पोर्शन आ रहा है डॉक्टर और सर्जन का, लेकिन डॉक्टर और सर्जन दोनों महिलाओं को, अच्छा महिलाएं भी चाहिए मेरे भाई, इसमें महिलाएं भी चाहिए, यानी कि महिलाओं का पोर्शन भी इंक्लूड कर लिया गया। और जब महिलाओं का पोर्शन भी इंक्लूड कर लिया गया तो इनका जो कंबाइंड पोर्शन बना, इन तीनों का जो कंबाइंड पोर्शन बना वो ये टी बन गया। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कहलाया। आपका जो आंसर है वो क्या कहलाया? वो ऑप्शन नंबर बी कहलाया। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी इनको छोड़ करके जाने की कोशिश कर रहा है वो पछताएगा। कहते हैं ना, यूं तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे। कह रहा है वेन आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है? केवल एक भाषा बोल सकते हैं। अब केवल एक भाषा बोलने वालों की बात कर रहा है, केवल एक भाषा बोलने वालों की बात कर रहा है। बताइए, केवल एक भाषा बोलने वालों की बात कर रहा है। तो केवल एक भाषा कौन कौन बोल पा रहा है यहां पर? तो देखो, आपका ये जे बोल पा रहा है, ये के बोल पा रहा है और ये आई बोल पा रहा है। केवल ये 3 लोग हैं जो एक भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, इसका आंसर मुझे देना जवाब जरा, कि कम से कम 2 भाषाएं, कम से कम 2 भाषाएं, इसका आंसर देना मेरे को। कम से कम 2 भाषा बताओ भाई, कम से कम 2 भाषा बोल सकते हैं। जल्दी आंसर दो जरा इसका, कि कम से कम 2 भाषा बोल सकते हैं। हाँ जी बताइए, कम से कम 2 भाषा बोल सकते हैं। इसका आंसर दीजिए कि कम से कम 2 भाषाओं की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ। कम से कम 2 भाषाएं कौन कौन बोल सकता है? रे कम से कम 2 भाषाएं पूछी गई है, तो कम से कम 2 भाषाएं, एम बोलेगा इंग्लिश और तमिल, ओ बोलेगा हिंदी और तमिल, है ना, और एल बोलेगा इंग्लिश और हिंदी, और ये एन भी बोलेगा क्योंकि एन तीनों भाषाएं बोल रहा है। और जो व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है वो कम से कम 2 भाषाएं तो बोलेगा ही ना मेरे भाई। तो एन भी इसका आंसर होगा। एल एम एन ओ चारों लोग आएंगे यहां पर कम से कम 2 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है दी गई आकृति में संगीत में खिलौने कितने हैं? हाउ में इन द गिवन फिगर हाउ मेनी आर म्यूजिकल टॉयज। अगर यहां पर ओनली वर्ड लगा दूंगा तो आंसर बदल जाएगा। अगर मैं यहां पर ये लिख दूंगा ओनली म्यूजिकल टॉयज तो आंसर बदल जाएगा। अगर मैं यहां पर लिख दूंगा ओनली म्यूजिकल टॉयज तो आंसर बदल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूंगा ओनली म्यूजिकल टॉयज तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, आंसर बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल ओनली शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कह रहा है कि संगीत में खिलौने यानी कि म्यूजिकल टॉयज। तो आप देखो, म्यूजिकल और टॉयज का जो पोर्शन जुड़ा हुआ है वो इतना जुड़ा हुआ है, म्यूजिकल और टॉयज का जो पोर्शन जुड़ा हुआ है वो इतना जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा आंसर बनेगा भाई आपका, यानी कि 14 + 28 होगा आंसर 42। क्या होगा? 42 होगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लूं ओनली म्यूजिकल टॉयज तो आंसर दो कितना बनेगा। लेकिन अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लूं ओनली म्यूजिकल टॉयज तो आंसर दो कितना बनेगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई, तब आंसर कितना बनेगा? कतई तबाही मचा दी है तुमने। ठीक है, कतई तबाही मचा दी है तुमने। अब बताइए क्या बनेगा? ओनली म्यूजिकल टॉयज अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बनेगा? जब म्यूजिक केवल म्यूजिकल टॉयज की बात कर रहा है, ध्यान देना, जब वो ओनली म्यूजिकल टॉयज की बात कर रहा है तो आप केवल इसको देखोगे। क्यों? क्योंकि ये जो 28 है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। ये 28 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है ना, ये 28 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है।
तो केवल ये वाला पोर्शन आंसर बनेगा। फिर इस 28 को नहीं ले सकते क्योंकि 28 इलेक्ट्रॉनिक्स बी है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, फिलहाल यहां पर जो आंसर बना वो सी बना, तो इसका जो परम सत्य आंसर बना वो ऑप्शन नंबर सी बना। वर्तमान में इसका जो परम सत्य आंसर बना वो ऑप्शन नंबर सी बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताइए। सर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं देखते हो? मेरे भाई हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूं इंस्टाग्राम पे। जितने बच्चे मैसेज करते हैं, कोई निगेटिव करता है तो निगेटिव का भी करता हूं, कोई पॉजिटिव करता है तो पॉजिटिव का भी करता हूं, हमेशा रिप्लाई करता हूं, कभी ऐसा नहीं होता रिप्लाई नहीं कराओ। चलो, कह रहा है दी गई आकृति में कितने पेपर कठिन भी हैं। अब यहां ध्यान देखना, यहां पर कह रहा है पेपर कठिन है, यहां पर क्या बोल रहा है? तो यहां पर पेपर कठिन की बात कर रहा है, ब्राउन शब्द की बात नहीं कर रहा है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने पेपर कठिन भी है पूछा है, तो पेपर और कठिन का कंबाइंड पोर्शन देखना पड़ेगा। अगर यहां पर लिखा होता ओनली हार्ड पेपर, अगर लिखा होता ओनली हार्ड पेपर, तब मैं ब्राउन वाला पोर्शन छोड़ देता। लेकिन जब तक उसने पेपर और हार्ड शब्द का उपयोग किया है, तो पेपर और हार्ड का जो कंबाइंड पोर्शन है वो इतना है। जो ए आंसर दे रहे हैं वो सब गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? और इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा रुक के समझा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा था ना सर आपने स्पीड क्यों स्लो करी, वो इसीलिए करी क्योंकि यहां पर अगर आपसे पूछा गया है हार्ड पेपर का हिसाब, ठीक है, तो हार्ड पेपर जो है वो इतना है, हार्ड पेपर का जो कंबाइंड पोर्शन है वो इतना है। इसमें ब्राउन आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन हार्ड पेपर का कंबाइंड पोर्शन इतना है। तो आपका जो आंसर होगा वो 14 + 9 बोले तो 23 होगा, इसका परम सत्य आंसर। हाँ, अगर मैं लिख देता ओनली हार्ड पेपर तो आपका जो है वो आंसर 14 हो जाता, तब मैं 9 को छोड़ देता क्योंकि 9 ब्राउन के अंदर बी था। लेकिन वो मैं सिर्फ तभी छोड़ता जब यहां पर ओनली हार्ड पेपर लिखा होता, जब यहां पर ओनली हार्ड पेपर लिखा होता, जब यहां पर ओनली हार्ड पेपर लिखा होता, तब मेरा आंसर 14 होता। अगर उसने हार्ड पेपर दिया है तो हार्ड और पेपर का पूरा कंबाइंड पोर्शन लेना पड़ेगा जो कि 23 है। तो आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताइए जल्दी से। राधे राधे भाई सभी को, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आंसर करते चलो आप जल्दी जल्दी, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर करते चलो जल्दी जल्दी। कह रहा है दी गई आकृति में शर्ट में कितने काले बटन है? क्या बोल रहा है? कह रहा है दी गई आकृति में शर्ट में कितने काले बटन है। अब यहां पर शर्ट भी आ रही है, काले भी आ रही है और बटन भी आ रहे हैं। अब यहां पर जो है वो तीनों चीजें आ गई, शर्ट भी आ गई, काले भी आ गई और बटन भी आ गई। क्या हो गया बेटा? शर्ट भी हो गया, तो देखो ये आ गई बात शर्ट की, ये आ गई बात काले की और ये आ गई बात बटन की। तो तीनों का जो कंबाइंड पोर्शन है, शर्ट भी होना चाहिए, काले भी होना चाहिए और बटन भी होना चाहिए। तो शर्ट काले बटन कितने हैं? 19 है। अच्छा 36 आंसर आ रहा है। तो एक बात बताओ बेटा, ये जो 17 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 17 आपको दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब शर्ट कहां है? ये 17 में शर्ट दिखाई दे रही है कोई? फिर से गलती कर दी, फिर गलती कर दी। ये वाले क्वेश्चनों में बहुत गलतियां कर रहे हो मेरे भाई, इन वाले क्वेश्चनों में बहुत गलतियां कर रहे हो क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन की भावनाओं को नहीं समझ रहे। वहां पर शर्ट नहीं है, 17 के अंदर शर्ट है ही नहीं। शर्ट जो है वो केवल इस 19 पे है, काला भी इस 19 पे है और बटन भी इस 19 पे है। अगर 17 की बात करोगे तो ये काला बटन तो हो सकता है लेकिन ये शर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी ऑप्शन आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, ये भी तुम गलत करोगे, गारंटी है इस बात की। बनाओ। इस क्वेश्चन को करने से पहले यार रुक जाओ, पहले ये वाला करो, फिर उसके बाद वो वाला लगाऊंगा। पहले ये वाला करो, फिर लगाऊंगा वो वाला। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, चलो पिछले क्वेश्चन को फिर लगाऊंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी से बनाओ फटाफट से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। 6th नंबर क्लियर कर दो, कंफ्यूज हूं, अभी बता रहा हूं साक्षी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित आकृति में
त्रिभुज जो है वो ऑप्टोमेस्टिस्ट को दर्शाता है, वर्ग चित्रकारों को दर्शाता है, वृत्त शाकाहारियों को दर्शाता है, आयत पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अक्षरों का कौन सा समूह चित्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है, जो या तो पुरुष है या शाकाहारी है। अब यहां पर या शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए चित्रकार। चित्रकार मतलब पेंटर, पेंटर तो ये हो गए, ठीक है। जो या तो पुरुष हैं तो पुरुष ये हो गए, या शाकाहारी हैं शाकाहारी ये हो गए। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए बी हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? ए बी हो गया, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया? ए बी। और ए बी जो बन रहा है वो बन रहा है बी ऑप्शन में। यहां पर ए बी जो बन रहा है वो आपका बन रहा है बी ऑप्शन में, ठीक है। ए बी क्या हो गया? ए बी आपका आंसर हो गया ए बी, यानी कि बी ऑप्शन हो गया। लेकिन अब ये देखिए 9th क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। अब देखिए 9th क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। हाँ, इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से, फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कि ये क्या बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज जो है वो तैराकों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त जो है वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, आयत जो है वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह है जो उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो या तो भारतीय है या तैराक है? हाँ जी, करिए इसका आंसर। अब यहां पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो या तो भारतीय हैं या तैराक हैं। भारतीय या तैराक, या तो भारतीय हो या तैराक हो, दोनों का कंबाइंड ना हो, ठीक है। इसमें ध्यान देना कि दोनों का कंबाइंड ना हो, या तो भारतीय हो या तैराक हो, ठीक है। अब यहां पर देखो महिलाओं का कौन सा समूह, महिलाएं कहां पर है? महिलाएं यहां पर है। महिलाओं की बात करोगे तो महिलाएं कहां पर है? महिलाएं यहां पर है, जो या तो भारतीय है। अब भारतीय महिलाएं कौन सी है? ये वाली है, ठीक है, या फिर ये वाली है, ठीक है। और तैराक कौन से? तैराक ये है। तो हमारा आंसर देखो बी सी और डी तीनों दिखाई दे रहे, बी सी डी तीनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पर एक बात ध्यान से देखें कि इन बी सी डी में ये जो सी है ये तो भारतीय भी है, ये महिला भी है और ये तैराक भी है। तो हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें भारतीय महिला तैराक नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? वो महिलाएं, यानी कि जो भारतीय है या तैराक है। जबकि जो सी है वो भारतीय भी है, वो महिला भी है और वो तैराक भी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय या तो महिलाएं हैं या तैराक हैं, जो या तो महिला भारतीय हैं या तैराक है, या तो भारतीय है या तैराक है, ठीक है। सी क्या है? सी तीनों में आ रहा है और तीनों वाला नहीं चाहिए। सी तीनों में आ रहा है और तीनों वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो या तो भारतीय है या तैराक है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर बनेगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। करिए। आज तो भाई साहब गला दुख गया, ऐसा सा लग रहा है। 12 घंटे वाली जो क्लास होगी ना, बहुत दिनों बाद 12 घंटे की क्लास होगी इस बार, ठीक है। कौन कौन चाहता है कि रीजनिंग की 12 घंटे की क्लास हो? दिल से बताओ ना, मन से बताना, दिल से बताना। अगर तुम अटेंड करोगे तभी होगी, कहीं पता चले मैं रीजनिंग 12 घंटे की मैराथन रख लूं और तुम भाई साहब उस दिन सो जाओ, ठीक है। कौन कौन दिल से चाहता है कि रीजनिंग की 12 घंटे की मैराथन लेकर के आऊं मैं? एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, कौन कौन चाहता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी चाहते हैं, सभी रेडी हैं, क्या बात, मजा बांध दिया भाई तुमने तो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा सेट क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है? क्रिकेट खिलाड़ी कहां पर है? यहां पर है, तो आंसर इसके अंदर ही होगा, जो या तो भारतीय है या पुरुष है। अब पुरुष ये हो गए और भारतीय ये हो गए, तो आंसर क्या हो गया? ए जी, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृतियों का अध्ययन करें और उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का पता लगाएं जो शिक्षित और नियोजित हैं लेकिन पुष्टि नहीं की गई है, यानी कि इनकी नौकरी पक्की नहीं हुई, कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, बताइए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, क्या होगा? फटाफट से करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, क्या होगा? इसमें ठंडा नहीं आना, ठंडा ही वाला। चलो बताओ भाई, आकृतियों का प्रतिनिधित्व करें जो शिक्षित और नियोजित है लेकिन पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो किसको कह रहा है? शिक्षित। अब देखो शिक्षित भी है और नियोजित भी है, इतना तो हो गया, लेकिन कंफर्म नहीं है, यानी कि ये काट दो, तो बचे कौन? बीडी। तो बीडी आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। यहां पर क्या हो गया? बीडी आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में क्रिकेटर और शांत रहने वाले लड़कों को किस संख्या से दर्शाया गया है? कह रहा है निम्नलिखित आकृति में क्रिकेटर और शांत रहने वाले लड़कों को किस संख्या से दर्शाया गया है, बताइए। कह रहा है क्रिकेटर और शांत रहने वाले लड़कों को किस संख्या से दर्शाया गया है, बताइए जल्दी से मेरे भाई। क्रिकेटर और शांत रहने वाले लड़कों को, अब आप देखेंगे क्रिकेटर तो ये हो गए, है ना, क्रिकेटर तो ये हो गए, शांत रहने वाले मतलब सोबर हो गए, और लड़के ये हो गए। तो इन तीनों का जो कंबाइंड पोर्शन है वो 2 है। इन तीनों का जो कंबाइंड पोर्शन है वो कितना है? वो आपका 2 है। ठीक है, इन तीनों का जो कंबाइंड पोर्शन है वो कितना है? वो 2 है, और 2 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन बन गया। इन तीनों का कंबाइंड पोर्शन कितना हो गया? 2 हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या कह रहा है। आज रात में 10 बजे भी टॉप 200 क्वेश्चंस की क्लास है, उसमें चुनिंदा 200 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, रीजनिंग में तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन ना लो। आज रात में 10 बजे है, फिर कल दोपहर 12 बजे तो है ही, और रात में 8 बजे तो होती ही है प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा अगला जो संडे आ रहा है 24 तारीख में, उसमें 12 घंटे की क्लास है। तो इतना कर लेंगे, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात तय सिल पर परत निशान। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसता हुआ दिखाएंगे इन्हीं 20 दिनों में से। चलिए, कह रहा है उस क्षेत्र का पहचान करें जो गणित नहीं बल्कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर का अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जीव विज्ञान का और कंप्यूटर का मतलब ये कंबाइंड है, लेकिन गणित नहीं चाहिए, तो ये हटा दीजिए। तो कितने बचे? 7 लोग बचे, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? बी ऑप्शन हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? बी ऑप्शन बन गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बताओ भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन बताओ कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, फटाफट से बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, बताइए। कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो नृतक है, गायक है और साथ ही वॉयलिन वादक भी है। ठीक है, तो भैया सबका कंबाइंड पोर्शन चाहिए, अभिनेता भी चाहिए, नृतक भी चाहिए, गायक भी चाहिए, वॉयलिन वादक भी चाहिए। अब सबका कंबाइंड पोर्शन तो इसी में आ रहा है, किस में आ रहा है? क्यू पे आ रहा है, और कहीं तो आ ही नहीं रहा। सबका कंबाइंड पोर्शन चाहिए, हर एक चीज का कंबाइंड पोर्शन, और सबका कंबाइंड पोर्शन आ रहा है बी ऑप्शन यानी कि क्यू में। ये किस में आ रहा है? ये जो है वो आपका आ रहा है बी ऑप्शन में, अर्थात क्यू में। तो इसका आंसर कितना बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है सभी ज्योमेट्रीय आकृतियों में से कौन सी संख्या है? विच नंबर इज इन ऑल दी ज्योमेट्रिकल फिगर? यहां बताइए कौन सी संख्या है। अभी जब टाइप 3 आएगा ना, 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन के बाद टाइप 3 शुरू करूंगा। टाइप 3 भाई साहब मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, और इतना बेहतरीन टाइप है वो कि अगर एग्जाम में छोड़ आए तो तुम ये मान लो लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे, और तुम्हें तो 32,000 में आना है। ठीक है, तो लाखों से पीछे तो नहीं होना है,
तुम्हें 32,000 में आना है, तो इसलिए टाइप 3 जरूर पढ़ लेना। तो कौन सा नंबर सभी आकृतियों में दिखाई दे रहा है? तो आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया? बी ऑप्शन, कि गुरुजी 4 जो है वो सभी आकृतियों में है, कि 4 जो है वो सभी आकृतियों में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसीलिए कह रहा हूं क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में वापस से। कौन सी संख्या सभी आंकड़ों से संबंधित है? अब इसमें बताओ कौन सा नंबर है जो सभी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है? कौन सा नंबर है जो सभी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है? कोई नंबर है जो यहां सभी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है? हर हर महादेव मेरे भाई। ठीक है, कौन सा नंबर है जो सभी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है? कोई नंबर यहां दिखाई दे रहा है जो सभी आंकड़ों में है? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों कंबाइंड जुड़े नहीं है, और जब ये जुड़े नहीं है तो कोई भी नंबर सभी आंकड़ों में नहीं दिखेगा। तो नन ऑफ दीज आंसर होगा कि कोई भी नहीं है भैया, कोई भी नहीं है मतलब नन आंसर होगा। कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आंकड़ों से संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आंकड़ों से संबंधित है? इसका आंसर करिए जल्दी से। उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आंकड़ों से संबंधित है? जल्दी से करिए आंसर फटाफट से। बताइए जल्दी से, उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आंकड़ों से संबंधित है? तो भैया 2 आंकड़ों से संबंधित, एक तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है ना? ये सभी संख्याएं हैं जो 2 आंकड़ों मतलब 2 आकृतियों में दिखाई दे रही हैं। कितने? 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20। यानी कि इसका जो परम सत्य आंसर हो गया वो हो गया 20। इसका जो परम सत्य आंसर हो गया वो कितना हो गया? वो 20 हो गया। इसके अलावा कोई भी संख्या 2 आंकड़ों पे नहीं है। जैसे 5 है वो सिंगल नंबर है, 7 भी सिंगल है, 1 भी सिंगल है, 4 भी सिंगल है, 3 भी सिंगल है, 1 भी सिंगल है। अगर इस 3 की बात करोगे 3 आकृतियों में, ट्राइंगल, सर्किल और रेक्टेंगल, ये 3 आकृतियों में है। ये 9 भी 3 आकृतियों में, हेक्सागन, सर्किल और ट्राइंगल। तो यहां पर 3 आकृतियों वाला तो चाहिए ही नहीं, तो आपका आंसर जो बना वो कुछ इस तरीके से बना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा सुधार देता हूं, मैं 1 सेकंड दे दो मुझे। ठीक है, यहां इसको मैं सुधार देता हूं। उन संख्याओं का गुणांक क्या है? यहां पर गुणांक मांगा गया है। ठीक है, यहां पर उन संख्याओं का गुणांक मांगा गया है, वो उन्होंने उत्पाद लिख दिया। क्यों लिख दिया उत्पाद? इंग्लिश में प्रोडक्ट लिखा है ना, तो ट्रांसलेशन में भाई ने उत्पाद लिख दिया। सर 15 का डी होगा। 15 कहां गया? 15 का डी होगा। बेटा ये यू जो है ये इस एक्टर के अंदर नहीं है, इसलिए डी नहीं होगा। आप ना छोटी छोटी चीजों को अगर छोड़ दोगे तो वही क्वेश्चन गलत करा देगा। वहां एक्टर शब्द का, अभिनेता शब्द का भी उपयोग हुआ है, तो एक्टर शब्द यानी कि अभिनेता शब्द भी तो चाहिए था ना मेरे दोस्त। ठीक है, अब ये देखो, कह रहा है संख्याओं का गुणांक क्या है जो केवल 3 आंकड़ों से संबंधित है? तो 3 आंकड़ों से संबंधित, एक तरफ ये 3 है और एक तरफ ये 9 है। 3 आंकड़ों से संबंधित, एक तरफ ये 3 है और एक तरफ ये 9 है, तो यानी कि 3 गुणा 9, और 3 गुणा 9 कितना बना? 27 बना। 3 गुणा 9 ये कितना बना? ये 27 बना। यानी कि इसका आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन हो गया। 3 गुणा 9 कितना हो गया? 27 हो गया। 27 यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना हो गया मेरे भाई? वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगले में बताओ क्या करना है। कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकृति से संबंधित है? ठीक है, हाँ भाई, इसके बाद इस तरीके का लास्ट है और फिर टाइप 3 शुरू करेंगे। टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप 3 को समझाना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना, तो इसलिए कंसंट्रेट करना बहुत आराम से। और उससे क्वेश्चन ये लगा लो, अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, रेड डेविल थमजा मारजा है। नहीं, बेबी का बाबा बनाऊं तुझे अभी। कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकृति से संबंधित है? ठीक है, तो एक आकृति में कौन कौन है? ये 3 एक आकृति में, ये 1 भी एक आकृति में, ये 5 भी, ये 7 भी, और ये 4 भी, और ये 1 भी। ये सभी संख्याएं हैं जो केवल एक आकृति से संबंध रखती हैं। ये संख्याएं 2 आकृतियों से संबंध नहीं रखती हैं, है ना।
तो यहां पर कितना हो गया 1 + 3 + 1 + 4 + 7 + 5, टोटल करो कितना बना, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21। तो इसका जो परम सत्य आंसर हो गया वो आपका ऑप्शन सी हो गया। इसका परम सत्य आंसर कितना हो गया, इसका परम सत्य आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये वाला क्वेश्चन इसका आपके लिए होमवर्क है ना, और जो होमवर्क दे रहा हूं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, ताकि जब अगली क्लास होगी, अब पिछली क्लास का तो मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है, अगली क्लास जब होगी तो आप सभी के नाम जो है मैं यहां पर अनाउंस करूंगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा यहीं स्क्रॉल करके कि भाई इन सभी ने आंसर दिए हैं बहुत बढ़िया करके, ठीक है। चलिए अब ये आ गया तीसरा टॉपिक, मतलब इसका तीसरा टाइप आ गया। ये क्या आ गया, ये जो है ये इसका तीसरा टाइप आ गया है, ठीक है, ये जो है वो इसका तीसरा टाइप आ गया है, टाइप 3। ये टाइप 3 है वेन डायग्राम का। मैं उस दिन देख रहा था, है ना, आदित्य सर ने आपको परसेंटेज वाले टॉपिक में भी ये वाला टाइप कराया है। कर ली परसेंटेज वाली सर की क्लास? क्यों भाई, कर ली सर की परसेंटेज वाली क्लास या नहीं कर ली? अगर सर की परसेंटेज वाली क्लास कर ली है, जो यूपी कांस्टेबल के लिए सर ने स्पेशली ली थी, तो उसमें सर ने ये टाइप 3 कराया है ना, लेकिन मैं भी कराऊंगा क्योंकि ये रीजनिंग में भी आता है। अब इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ ये बहुत बढ़िया रहा कि पढ़े टॉपिक वहां पर, प्रैक्टिस यहां पर करिए। चलिए अब ये देखिए यहां पर क्या कह रहा है बताइए। कह रहा है, एक क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। कह रहा है कि 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। कह रहा है उन छात्रों की संख्या को पहचाने जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, उन छात्रों की संख्या जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप XYZ वाले तरीके से करें, और इस क्वेश्चन को करने का जो दूसरा तरीका है वो है वेन डायग्राम मेथड। वो है आपका वेन डायग्राम मेथड। अब वेन डायग्राम मेथड कैसे यूज होता है ये देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर दो सर्किल बना लेते हैं। जब दो चीजों की बात की गई है तो दो सर्किल बनाएंगे। अगर यहीं पर तीन चीजों की बात करता तो हम तीन सर्किल बनाते। क्या भैया, यहां पर दो चीजों की बात कर रहा है तो दो सर्किल बना दिए हैं, यहां पर तीन चीजों की बात करता तो हम तीन सर्किल बनाते। ठीक है, किसकी किसकी बात हुई है, 40 सहपाठी, अर्थात टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, आपको 40 दी गई है। कह रहा है कि सर 17 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट वाले कितने हैं, तो क्रिकेट वाले जो है वो 17 हैं। 17 क्रिकेट खेलते हैं, मतलब क्रिकेट वाले कितने हैं, 17 हैं। कह रहा है 19 जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, तो यहां पर फुटबॉल वाले कितने हैं, तो फुटबॉल वाले जो है मेरे भाई वो 19 है। फुटबॉल वाले जो है वो 19 है। अब सबसे जरूरी जो चीज है, क्या यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है 17 क्रिकेट खेलते हैं और 19 फुटबॉल खेलते हैं। यहां पर वो ये नहीं कह रहा कि केवल क्रिकेट खेलते हैं या केवल फुटबॉल खेलते हैं। अगर वो कहता केवल क्रिकेट खेलते हैं या वो कहता केवल फुटबॉल खेलते हैं तो आपका कंसेप्ट बदल जाता। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तीन लोग जो है वो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, मतलब ये तीन तो कंबाइंड में आ जाएंगे ना। ये तीन लोग कौन हो जाएंगे, तीन लोग क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलेंगे। ये तीन लोग कौन हो जाएंगे, जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलेंगे। तो तीन यहां पर आ गए, है ना, तीन कहां आ गए, तीन जो है वो यहां पर आ गए। अब यहां पर देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है उनकी पहचान करें जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल, यानी कि टोटल में से क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या को घटा दो। अब वो कैसे निकलेगा, अगर मैं आपसे कहूं केवल फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं भाई, 19 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, उनमें से तीन यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। ये 16 समझ में आ गया सभी को, कैसे निकाला, क्योंकि जिनके आंसर आ रहे हैं वो सीखे हुए हैं या तो, है ना, जो सीखे हुए नहीं है उनको भी सिखाना है, जो सीखे हुए नहीं है उनको भी सिखाना है। ठीक है, तो जो सीखे हुए नहीं है उनको भी सिखाना है। तो ये 16 समझ में आया, क्यों आया, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल खेलने वालों की संख्या की, तो फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 19 है, जिसमें से तीन मैंने ऑलरेडी यहां बैठा दिए, तो बचे हुए 16 लोग यहां आ जाएंगे।
बचे हुए 16 लोग यहां आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहां आ जाओ। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है? 17। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है? 17। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हो जाएंगे? इन 17 में से ये 3 गए, मतलब 14 बचे। भाई 14 और 3 17, 16 और 3 19। ये 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। ये 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। ये फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ये फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इसलिए 14 और 3 मिलकर के 17 बनाएगा, 16 और 3 मिलकर के 19 बनाएगा। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर खेलने वालों की बात करूं तो खेलने वाले कितने लोग हो गए? अगर मैं यहां पर खेलने वालों की बात करूं तो खेलने वाले कितने लोग हो गए? तो खेलने वाले हो गए भाई 16 प्लस 3 प्लस 14। तो 16 14 30 और 3 33। अब अगर मैं ना खेलने वालों की बात करूं, अब अगर मैं यहां पर ना खेलने वालों की बात करूं तो ना खेलने वाले कैसे निकालूंगा भाई? ना खेलने वाले टोटल में से खेलने वालों की संख्या घटा दूंगा। तो थाला फॉर अ रीजन, यानी कि 7 यहां आंसर आएगा। तो भैया देख रहे हो धोनी साहब यहां भी विराजमान है। कितना आंसर हो गया? 7 हो गया। कितना आंसर हो गया? 7 हो गया। ठीक है। कितना आंसर हो गया? 7। 7 मतलब ए ऑप्शन बन गया आंसर इसका। कितना आंसर हो गया? 7 हो गया। 7 मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अमित भाई यूपीएसआई का नया बैच अभी नहीं आ रहा है, जब आएगा हम बताएंगे। अभी कोई बैच नहीं है, अभी सिर्फ यूट्यूब क्लासेस हैं और इन्हीं से पढ़िए। ये बेहतरीन क्लासेस हैं, ये पेड से भी बढ़िया क्लासेस हैं वर्तमान स्थिति में, ये समझ लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूँ, है ना। चलिए करिए ये क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर बताइए। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल रही है। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अर्चना अभी कुछ नहीं पता बेटा कब होगा। अब यहां क्वेश्चन देखिए, यहां क्या कह रहा है, बनाइए। यहां पर कह रहा है कि 25 पर्यटकों की समूह में 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? 10 गुजराती वाले इंपॉर्टेंट है। 12 मराठी बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल रहे हैं। और 5 जो है मेरे भाई वो गुजराती और मराठी दोनों बोल रहे हैं। 5 जो है मेरे भाई वो गुजराती और मराठी दोनों बोल रहे हैं। ठीक है। 5 जो है मेरे भाई वो गुजराती और मराठी जो है वो दोनों बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है? 10 गुजराती बोल रहे हैं और 12 जो है वो मराठी बोल रहे हैं। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आए तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन जबरदस्ती के छोड़ के आ जाओगे, है ना। और मराठी वाले कितने हैं? 10 है। ठीक है। तो मराठी वाले कितने हैं? 12 है, सॉरी। गुजराती वाले 10 हैं और मराठी वाले 12 हैं। गुजराती वाले 10 हैं और मराठी वाले कितने हैं? मराठी वाले 12 हैं। ठीक है। सही है। गुजराती वाले 10 हैं और मराठी वाले कितने हैं? 12 हैं। कह रहे 5 जो है ना वो, कह रहे 5 लोग जो हैं वो गुजराती और मराठी दोनों बोल रहे हैं। 5 लोग जो हैं वो गुजराती और मराठी दोनों बोल रहे हैं। 5 लोग जो हैं वो गुजराती और मराठी जो हैं वो आपके दोनों बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये दोनों बोल रहे हैं तो अब आप देखिए यहां पर कह रहा है कि उन लोगों की संख्या की पहचान करें जो ना तो गुजराती बोलेंगे ना ही मराठी। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले केवल गुजराती बोलने वालों की संख्या निकालूं। अब सब केवल गुजराती बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? ये 10 थे, मतलब इस वाले सर्किल का जो योग है वो आपका 10 है। इस वाले सर्किल का जो योग है वो कितना है? वो 10 है। 10 में से 5 ऑलरेडी यहां पर है तो 5 का आएंगे, यहां आएंगे। 10 में से 5 ऑलरेडी यहां पर है तो बचे हुए 5 का आएंगे, यहां आएंगे। ऐसे ही अगर इस मराठी वालों की बात करोगे मेरे भाई, तो ये मराठी वाले जो है वो 12 हैं। 12 में से 5 ऑलरेडी यहां आ चुके हैं तो 7 हो गए। 7 5 12, 5 5 10, है ना। तो चाहे वो गुजराती बोल रहे हो, चाहे वो मराठी बोल रहे हो, चाहे वो गुजराती या मराठी बोल रहे हो, इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 5 प्लस 5 प्लस 7। तो 5 5 10 और 7 17। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? वो 17 है। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? इनकी जो संख्या है वो 17 है। ठीक है। अब वो कह रहा है ना तो गुजराती बोलने वाले, ना तो गुजराती ना ही मराठी, ये कितने हो जाएंगे? ना गुजराती ना मराठी बोलने वाले कितने हो जाएंगे? तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल में से 25 में से ये संख्या माइनस कर दोगे
25 में से 17 माइनस कर दोगे, ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर आपका बचेगा कितना, 8 बचेगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है मेरे भाई, बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। पुलकित सिन्हा सर्च करोगे मिल जाएगा। इस टाइम तो वैसे भी बहुत ज्यादा लोग ट्रेंडिंग में लाए पड़े हैं ना, अब्यूज कर करके, तो वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सी ऑप्शन आंसर होगा, यानी कि 8 इज द राइट आंसर। 10 नहीं होगा, 10 गलत कर गए, 10 जो है वो आप गलत कर गए। यहाँ जो आंसर होगा वो 8 होगा, यानी कि 8 बनेगा। ठीक है, 10 गलत कर गए। अब मुझे नहीं पता 10 आपका कहां से आ रहा है, वैसे तो ऑप्शन भी नहीं है 10 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये बनाओ। अब यहां पर तीन चीजें आ गई। अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो दो चीजें थी, यहां पर तीन चीजें आ गई है, मतलब यहां पर तीन गोले बनेंगे। समझ में आ रहा है ना? बस आना जरूरी था, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये पिछली बार कांस्टेबल के एग्जाम में दो दो क्वेश्चन आ गए, और जब दो दो क्वेश्चन आ गए तो समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, श्याम भाई, अभी तक मैंने स्पीड पकड़ रखी थी, क्योंकि अभी तक जो चीजें थी वो स्पीड वाली थी। ठीक है, लेकिन अब ये वाली चीजें जो है वो स्पीड वाली नहीं है, ये वाली चीजें हैं समझने वाली। तो समझने के लिए समझना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मैं शून्य पे सवार हूं बेअदब सा मैं खुमार हूं, कि मैं शून्य पे सवार हूं बेअदब सा मैं खुमार हूं, और अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं, मैं खुद कहर हजार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। अब यहां पर कह रहा है कि 30 छात्रों की कक्षा में 15 मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, और 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, तो 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, ये बताना है। कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, बस ये बताना है। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है, कौन सा है, वो ये 2 छात्र हैं, इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, आओ मैं समझाता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों पॉइंट है, आओ मैं समझाता हूं भाई तुम्हें। देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो यहां पर दिया गया है 15 छात्र मराठी बोलते हैं, तो मराठी वाले कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, 17 हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी वाले कितने हो गए, 17 हो गए। और 13 अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले कितने हो गए, इंग्लिश वाले जो हैं वो 13 हो गए। 13 इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश वाले कितने हो गए, वो 13 हो गए। ठीक है, तो इंग्लिश वाले कितने हो गए, वो 13 हो गए। अब मुझे हमेशा, मैं आपसे कहता हूं, सबसे पहले जो लिखा करो वो ये सबसे बीच का पोर्शन, क्योंकि अगर ये कंबाइंड पोर्शन जो सबसे बीच वाला हिस्सा है, अगर ये हमें मिल गया तो हमारा आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर हमें ये बीच का हिस्सा मिल गया तो हमारा आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बीच की संख्या कितनी आ रही है, कमेंट्स में एक बार मुझे ये बता दो कि बीच की जो संख्या है वो कितनी आ रही है। कमेंट्स में मुझे एक बार ये बता दो कि बीच की जो संख्या है वो कितनी आ रही है। मेरे भाई मुझे क्या पता आज धोनी खेलेगा या नहीं खेलेगा, है ना, मैं कोई स्पोर्ट्स टीम का मैनेजर नहीं हूं, मैं टीचर हूं। मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। मुझसे तो तुम ये पूछो कि सर ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तुम पूछ रहे हो धोनी खेलेगा नहीं खेलेगा, मुझे क्या पता भाई वहां क्या चल रहा है, मेरी उससे बात भी नहीं होती है। दो, पता है कैसे, जैसे यहां पर बोला गया कि 5 छात्र जो हैं वो अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। 5 छात्र जो हैं वो अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी और मराठी का कंबाइंड पोर्शन कितना होगा, ये होगा। अब यहां पर आप कहोगे सर हिंदी क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैंने अभी जब आपको टाइप 2 करा रहा था तो मैं बोल रहा था अगर ओनली शब्द का उपयोग नहीं हुआ है तो आपको टोटल देखना पड़ेगा। जब से इसने अब ये बोला ना कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, तो यानी कि इस वाले की वैल्यू 5 है, और कह रहा है इनमें से 2, इन 5 में से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, तो यानी कि 2 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं, तो 2 तो यहां आ गए। अब 5 टोटल था, इस 5 में से 2 अगर यहां आ गए तो बचे हुए 3 यहां आ गए।
अगर ये 3 और ये 2 आपने निकाल लिया है, अगर ये 3 और ये 2 आपने देख लिया है तो गेम खत्म है। फिर क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ो। कह रहा है 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं, 6 हैं। और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, तो केवल हिंदी वाले कितने हैं, 7 हैं। केवल मराठी पूछा गया था, निकाल देंगे। इसकी वैल्यू को x मान लो, इसकी y मान लो, इसकी z मान लो। सबसे पहले आप ये वाला सर्किल देखो। क्या देखो, सबसे पहले आप केवल ये वाला सर्किल देखो। इस सर्किल की अगर हम बात करें तो 3 + 2 + 6 प्लस z, और इसकी जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू 13 है। इसकी जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू कितनी है, इसकी जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू 13 है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू कितनी है, वो 13 है, सही है। तो यहां पर 13 हो गई। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 6 2 8 और 3 11, यानी कि यहां पर z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहां पर z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहां पर हमने 2 लिख दिया। यहां पर z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि यहां पर 2 लिख दिया। चलो y की वैल्यू निकालते हैं भाई। अब y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू यहां पर निकलेगी कैसे, यहां पर निकलेगी 2 + 2 + 7। यहां पर कितनी निकलेगी, 2 + 2 + 7 + y = 17। तो y कितना हो गया, 2 2 4 और 7 11, तो यानी कि 17 - 11, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू जो है वो 6 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। अब बची किसकी, अब बची इस x की। तो इस x के लिए इसको पूरा ले लो टोटल, है ना। इस x के लिए इसको कंबाइंड ले लो। अब जब आप कंबाइंड लोगे तो ये कितना हो जाएगा, x + 6 प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला 3 बराबर 15। तो x बराबर कितना हो गया, 15 माइनस 6 2 8 और 3 11, यानी कि 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और यही तो चाहिए था कि केवल मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बना। यहां पर बोल रहा है कि केवल मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो इसका जो आंसर बन गया वो आपका ऑप्शन नंबर सी बन गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं आया है वो बताओ जरा एक बार कमेंट में, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं आया है, पीडीएफ आज से मिलना शुरू हो जाएंगी, है ना। पुरानी वाली पीडीएफ भी मिल जाएंगी, परेशान मत हो। मैं अभी डाल दी पुरानी वाली सारी पीडीएफ डाल दी है। आज वाली भी अब आपको हाथों हाथ मिल जाएंगी, फिक्र मत करो। ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं आया है, जिसको आ गया है वो बहुत बढ़िया है, और जिसको नहीं आया है वो अगले 10 मिनट के लिए अपने कमेंट को बंद रखना पड़ेगा। अरे गुरुजी ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमेंट बंद रख लेंगे तो गुरुजी पेट में दर्द हो जाता है हमारे, तो है ना। तो अगले 10 मिनट के लिए कमेंट को ऑफ रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पर आधारित ये वाला क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर आधारित। तो पिछला क्वेश्चन रिपीट करने से बेहतर है अगले क्वेश्चन को बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझना। मैं बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा, कंसंट्रेशन के साथ समझना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, मैं आपको 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूं, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो, फिर मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ सूरज, दिक्कत आएगी भाई, जीडी में दिक्कत आएगी, पुलिस में तो शायद नहीं आए, जीडी में आ सकती है। चलो 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूं मैं, इतने 2 घूंट पानी पी लेता हूं, 2 घूंट पानी जिंदगी की, है ना। एक बार फिर से नहीं, पूरा क्वेश्चन दोबारा से नए सिरे से समझाऊंगा। बस शर्त यही है कि आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, बस ज्यादा नहीं कह रहा मैं, एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो, फिर आ जाएगा समझ, ठीक है, फिर हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, आओ देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में अगर हम बात करें, कह रहे कि 38 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्रों को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, 20 छात्रों को फुटबॉल पसंद है, 18 को क्या है, क्रिकेट पसंद है,
आप देखोगे 20 छात्रों को क्या है, फुटबॉल पसंद है, और 15 को क्या है, शतरंज पसंद है। 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और शतरंज दोनों पसंद है, और इनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 7 विद्यार्थी केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, और 6 विद्यार्थी केवल शतरंज पसंद करते हैं। अब सबसे पहली चीज, इसमें 2 डायग्राम बनेंगे या 3 डायग्राम बनेंगे? पहले आप मुझे ये बताओ, सबसे पहली चीज आप मुझे इसमें ये बताओ कि इसमें 2 डायग्राम बनेंगे या इसमें 3 डायग्राम बनेंगे? हाँ भाई बताओ कि इसके अंदर 2 डायग्राम बनेंगे या 3 डायग्राम बनेंगे? क्यों भैया? तो इसके अंदर 2 डायग्राम या 3? तो 3 बनेंगे ना, 3 चीजें दी गई हैं। अब जब 3 चीजें दी गई हैं तो 3 डायग्राम बनेंगे, मतलब 3 सर्किल बनेंगे। तो जब 3 चीजें दी गई हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है वो 3 सर्किल बना दीजिए। क्या क्या? एक सर्किल किसका दिया गया है, क्रिकेट का, तो यहां पर एक सर्किल किसका बनाएंगे, पहले आप क्रिकेट का बनाएंगे। दूसरा सर्किल किसका दिया गया है, फुटबॉल का, तो दूसरा सर्किल किसका बनाएंगे, फुटबॉल का। तीसरा सर्किल किसका दिया गया है, चेस का, शतरंज का, तो तीसरा किसका बनाएंगे, शतरंज का। अब जो संख्या दी गई है वो संख्याओं को लिखिए। सबसे पहले इतना काम करना है, इतना काम सबके सब कर सकते हो, इतना काम करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना? मैं मानता हूं थोड़ा सा टफ है टॉपिक, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि पेपर में आएगा। ठीक है, तो इतना काम सबने कर लिया, इस काम में दिक्कत किसी को भी नहीं आई होगी, ये सारी चीजें आपने बना ली होंगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर बोला गया कि 18 छात्रों को क्रिकेट पसंद है। अब बेटा क्रिकेट का मतलब हो गया सब कुछ, उसमें ये वाला हिस्सा भी आएगा, ये वाला हिस्सा भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। मतलब इस पूरे सर्किल की जो वैल्यू है वो 18 है। केवल क्रिकेट नहीं है, केवल क्रिकेट में ये तीनों हिस्से नहीं कंसिडर होते, फिर सिर्फ ये होता कंसिडर। लेकिन जब बात क्रिकेट की हो रही है तो पूरा सर्किल कंसिडर करेंगे, यानी कि इस पूरे सर्किल का जो वैल्यू है वो कितना है, वो आपका 18 है। ठीक है, इस पूरे सर्किल का जो वैल्यू है वो कितना है, वो आपका 18 है। फिर आगे कह रहा है 20 को फुटबॉल पसंद है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 20 को फुटबॉल पसंद है, यानी कि इस पूरे फुटबॉल वाले सर्किल का जो वैल्यू है वो कितना है, वो आपका 20 है। बहुत आराम से समझा रहा हूं, एक एक स्टूडेंट को समझ आ जाएगा ये वाला टाइप। इस क्वेश्चन के बाद कभी जीवन में गलती नहीं करोगे, ना तो रीजनिंग में ना मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में परसेंटेज के अंदर भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कह रहा है 15 छात्रों को शतरंज पसंद है। 15 को शतरंज पसंद है, 15 छात्रों को क्या पसंद है, तो 15 छात्रों को शतरंज पसंद है। यानी कि चेस की वैल्यू कितनी है, तो चेस की जो वैल्यू है वो 15 है। यानी कि चेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो चेस की वैल्यू 15 है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि 8 विद्यार्थी, कह रहा है 8 विद्यार्थी क्रिकेट और शतरंज दोनों पसंद करते हैं। अब क्रिकेट और शतरंज का मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली जो वैल्यू है ना क्रिकेट और शतरंज की, ये कितनी है, ये 8 है। ये वैल्यू कितनी है, ये 8 है। इसके आगे लिखा है और इनमें से 3 भी फुटबॉल पसंद करते हैं। मतलब इन 8 में से 3 घटा दो, तो ये 3 जो है वो फुटबॉल भी पसंद करते हैं। तो मतलब 3 जो हो गए, इन 8 में से 3 जो है वो क्रिकेट, फुटबॉल और चेस तीनों चीज पसंद करते हैं। ये 3 वाली बात समझ में आ गई, क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है या जो क्वेश्चन गलत होता है वो यहीं पर होता है। इन 8 में से जो 3 है वो आपके फुटबॉल भी पसंद करते हैं, यानी कि ये 3 लोग ऐसे हो गए जिनको क्रिकेट भी पसंद है, जिनको फुटबॉल भी पसंद है और जिनको चेस भी पसंद है। तो ये 3 लोग ऐसे हो गए जिनको क्रिकेट भी पसंद है, जिनको फुटबॉल भी पसंद है और जिनको चेस भी पसंद है। तो ये कितने लोग हो गए, ये आपके 3 लोग हो गए। अब बचे कितने, 8 में से 3, 5 बचे, तो 5 ये आ गए। अब अगर आपसे क्रिकेट और चेस की बात करेगा तो वो तो 8 ही है ना, क्रिकेट और चेस की बात करेगा तो वो तो 8 ही है, 5 और 3 8। लेकिन 3 ऐसे हैं जिनको तीनों गेम पसंद है, लेकिन 3 ऐसे हैं जिनको तीनों गेम पसंद है। सर पहला वाला समझ नहीं आया, 17 + 19 + 3 39 हुआ, तो 19 नहीं था ना वहां, आपने 19 गलत लिख लिया, वहां 19 नहीं था। अभी बाद में बताऊंगा, रुक जाओ, पहले इसको समझा दूं वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप इस अब 8 को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसका काम खत्म हो गया मेरे भाई, इसका काम खत्म हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलो अब देखो बात क्या आई, अब बात क्या आई, अब बात ये आई कि आगे पढ़ो। कह रहे 7 विद्यार्थी केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। अब यहां पर स्पेसिफिकली शब्द का उपयोग हुआ है केवल क्रिकेट, यहां पर स्पेसिफिकली शब्द का उपयोग हुआ है केवल क्रिकेट।
तो केवल क्रिकेट का जो पोर्शन है वो इतना है, और इसमें कितने लोग हैं, इसमें 7 लोग हैं। तो यहां पर मैंने कितने बना दिए, यहां पर मैंने 7 बना दिए। ये 7 जो है वो केवल क्रिकेट वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है 6 जो है वो विद्यार्थी केवल शतरंज पसंद करते हैं। तो केवल शतरंज वाले कितने हैं, वो 6 हैं। तो केवल शतरंज वाले कितने हो गए, 6 हो गए। यानी कि यहां पर जो है वो केवल शतरंज आ गया, यानी कि 6 आ गए। अब केवल फुटबॉल पूछा है तो ये वैल्यू पूछी है, मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं और इसको z मान लेता हूं। ये मैं ऐसा क्यों मान रहा हूं, इसको मानने का कारण ये है कि अगर आप ये पूरा सर्किल देखते हो तो इस पूरे सर्किल का वैल्यू आप जानते हो कितना है, 15 है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में यही बात समझाई ना कि इस पूरे सर्कल का वैल्यू कितना है। तो इस पूरे सर्किल का वैल्यू जो है वो कितना है बेटा, वो 15 है। इस पूरे सर्किल का वैल्यू कितना है, तो इस पूरे सर्किल का वैल्यू 15 है। और इस सर्किल के अंदर जो संख्याएं दी गई हैं वो 5, 3, y और 6 दिया गया है, और इसका वैल्यू कितना है, 15। तो यहां से y का अगर मुझे मान निकालना है तो 15 में से माइनस कर दो इन सबको जोड़ के, 5 और 3 8 और 6 14। तो यानी कि यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल है। और जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, जैसे विशाल, तो आपको कमेंट्स बंद करने पड़ेंगे और क्लास को थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहां देखो, अगर इस वाले की बात करोगे, इस वाले की, तो इसकी देखो, इसमें कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। इसमें 7 दिया गया है, इसमें 3 दिया गया है, इसमें 5 दिया गया है, इसमें ये x दिया गया है, और बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, 18। ठीक है, अब इसका टोटल करो तो x क्या हो जाएगा, 18 माइनस 7 3 10 5 15। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि अगर हम देखें, केवल क्रिकेट और फुटबॉल वाले कितने आ गए, 3 आ गए। केवल क्रिकेट और फुटबॉल वाले जो हैं वो कितने आ गए, वो 3 आ गए। ये केवल क्रिकेट और फुटबॉल वाले हैं, कितने हैं, 3 है। अब यहां आते हैं, यहां पर कितना होगा ये बताइए, z की वैल्यू। तो z की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है z वाले पूरा सर्किल देखेंगे। अब ये जो पूरा सर्किल है, अगर इसकी आप बात करें, ये वाला जो पूरा सर्किल है इसकी आप बात करें, तो ये हो गया 3 + 3 + 1 + z बराबर 20। तो z बराबर कितना हो गया, 20 माइनस 3 3 6 और 1 7। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। सॉरी 13 आ गई, 7 नहीं, कितनी आ गई, 13 आ गई। तो यहां पर जो इसका ये वैल्यू आ गया, 13 आ गया। और ये वही तो वैल्यू है जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, और क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या। तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की जो संख्या है वो 13 बन गई। केवल फुटबॉल खेलने वालों की जो संख्या है वो कितनी बन गई, तो वो आपकी 13 हो गई, यानी कि 13 हो गई। अब मुझे एक बार बता दो बाबा कि अब किस किस को समझ में आ गया, है ना। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपके मैथ्स में भी आता है, परसेंटेज के अंदर, और रीजनिंग में तो आता ही आता है। ठीक है ना। श्रद्धा, इसको हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब आंसर कर लो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आना है ना, जो तुम पूछ रही हो वो नहीं आना है। जल्दी से दिल विल भेज दो भाई साहब, समझ आ गया तो सभी के सभी। आगे तभी बढ़ूंगा क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने बड़ी मेहनत से समझाए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने बड़ी मेहनत से समझाए हैं। अब वतन तुम्हारे हवाले साथी होगा। ठीक है, दिमाग खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने, लेकिन समझ तो आ गया ना। दिमाग वैसे भी तुम्हारा कम ही है। मतलब दर्द कहाँ होता है बेटा, दर्द घुटनों में होता है या यहाँ होता है, पहले मुझे ये बताओ। जैसे ज्यादा देर मेहनत कर लेते हो तो दर्द कहाँ शुरू होता है। जैसे मैं तो अभी थोड़ा तेज तेज आवाज में बोलने लगा था तो मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया था, तो मैं इसलिए थोड़ा सा हल्के बोलने लगा। फिर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैं बहुत तेज बोल रहा था, लेकिन फिर जब सिर में दर्द शुरू हुआ तो मैं थोड़ा हल्के हो गया। तो तुम्हारा दर्द कहाँ होता है, घुटनों में तो नहीं होता दर्द। ठीक है, बहुत अच्छे से आ गया, चलो शाबाश, दिल जीत लिया भाई तुमने मेरा भी, है ना। ये दिल ऐसे करके तुम्हारे लिए। चलो, अब यहां पर बात आती है 5वें क्वेश्चन की, और इसका आंसर आप स्वयं देंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं समझाने वाला हूं, है ना। और मैं आपको टाइमर भी दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरे पूरे 1 मिनट का टाइम दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं दीजिए, बताइए। 12 घंटे की मैराथन कब है, 12 घंटे की मैराथन, 12 घंटे यानी कि 12 आवर,
रीजनिंग मैराथन, 12 आवर रीजनिंग मैराथन, ठीक है। 12 आवर रीजनिंग मैराथन जो है वो संडे को है, वो संडे को है, यानी कि 24 मई को है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है भाई साहब, लगातार 12 घंटे पढ़ाना, है ना। जब अपनी उम्र 26-27 साल थी तब बड़ा आसान लगता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, ऐसा लगता था 12 घंटे पढ़ा लो। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है क्या सच में यार 12 घंटे पढ़ा लूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं पैरों में दर्द होने लगे, है ना। घुटनों में नहीं होगा, होगा तो पैरों में ही दर्द, एड़ी में दर्द हो जाता है, वो पहले नहीं होता था, अब एड़ी में दर्द हो जाता है कभी कभी। लेकिन पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा पूरा दिल से, पढ़ाऊंगा पूरी मेहनत से, ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसाऊंगा। चलो अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है देखो, छात्रों की एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। कहता है कि 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, 20 छात्रों के पास टैबलेट है, और 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन और टैबलेट दोनों है, ठीक है। जबकि अन्य 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल फोन है और ना ही टैबलेट है। कह रहा है यात्रा करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है, ये आपको बताना है। इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें भी क्या है, दो चीजें दी गई है। एक तो मोबाइल फोन दिया गया है, एक तो मोबाइल फोन दिया गया है और एक टैबलेट दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, तो 30 के पास क्या है, मोबाइल फोन, और 20 छात्रों के पास टैबलेट है, तो 20 छात्रों के पास क्या है, टैबलेट है। तो 20 छात्रों के पास क्या है बेटा, टैबलेट है, तो 20 के पास क्या हो गई, टैबलेट हो गई। कह रहा है कि 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन और टैबलेट दोनों है, तो 15 के पास दोनों है। अब पहले तो मुझे यहां पर इतना ही छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को इतना छोड़ दीजिए, पहले आप मुझे ये बताइए केबल मोबाइल फोन कितने बच्चों के पास है और केबल टैबलेट जो है वो कितने बच्चों के पास है। चलिए बताइए, केबल मोबाइल फोन जो है वो कितने बच्चों के पास है और केवल टैबलेट जो है वो कितने बच्चों के पास है। तो आप देखोगे 30 में से 15 गए तो 15 बचे, तो केवल मोबाइल फोन 15 बच्चों के पास है, और केवल टैबलेट जो है वो 5 बच्चों पे है, क्योंकि 15 और 5 20 होता है। तो केवल मोबाइल फोन 15 बच्चों के पास है और केवल टैबलेट जो है वो 5 बच्चों के पास है, यानी कि इनके पास मोबाइल फोन टैबलेट सब कुछ है ना। तो ये कितने हो गए, 15 प्लस 15 प्लस 5, ठीक है। अब मैं यहां पर टोटल बताना है। अब इस टोटल में वो भी तो है, आगे देखना जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जबकि अन्य 15, यहां से फोकस करना, इस लाइन से, इस वाली लाइन से फोकस करना, जबकि अन्य 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल फोन है और ना ही टैबलेट है। तो यात्रा तो ये भी कर रहे हैं ना, अन्य 15 जो छात्र हैं ये भी तो यात्रा कर ही रहे हैं, इनके पास मोबाइल फोन टैबलेट नहीं है लेकिन यात्रा तो ये भी कर रहे हैं, तो लिया तो इनको भी जाएगा, इनको तो नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा तो नहीं है कि इनको छोड़ देंगे, इनका साथ छोड़ देंगे, नहीं, तो साथ निभाना साथिया, यानी कि इसको भी लेना पड़ेगा। और जब आप इसको भी लोगे तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 15 30 15 45 और 5 50। तो यहां पर टोटल की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, तो यहां पर टोटल की वैल्यू 50 हो जाएगी, अर्थात इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा। इसका जो आंसर है वो आपका कितना बन जाएगा, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलोगी घूमने, ये कौन लेके जा रहा है घुमाने, अरे हमें ले जा यार, हम भी खाली हैं, है ना। अब 2 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कतई खाली हूं मैं, कोई काम नहीं है मेरे पास, मुझे ले चल घुमाने यार, मैं चल दूंगा तेरे साथ, है ना। कहाँ लेके जाएगा बता, कहाँ घूमने चलना है। डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा हट, इन सब जगह में जाता नहीं, है ना, कुछ देसी खाना खिलाने ले जाइयो, अपन को देसी खाना ही पसंद है। चल करिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कल की 12 घंटे की मैराथन की पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी, क्योंकि वो पीडीएफ इस वाले बोर्ड में है। अब जब मेरी क्लास एंड होगी तो उसके बाद मिल जाएगी, ठीक है। करो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्या कह रहा है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और जिन्होंने अभी तक थम्स अप नहीं किया है ना, कंजूसो, लाइक करने में तो तुम ऐसे कंजूसी करते हो वीडियो को, जैसे लाइक करने में तुम्हारे 1-2 रुपए खर्च हो जाएंगे, है ना। लाइक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, वहां कर दो क्लिक, लाइक वाले पर क्लिक कर दो, करो इस क्वेश्चन का आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है अस्पताल में एक निश्चित संख्या में रोगी डॉक्टर के परामर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित संख्या में रोगी जो है वो डॉक्टर के परामर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि 40 रोगियों में मधुमेह है। मधुमेह मतलब क्या होता है, डायबिटीज की दिक्कत। 30 रोगियों में उच्च रक्तचाप है, यानी कि हाई हाई बीपी की प्रॉब्लम है। 22 रोगियों को मधुमेह के साथ साथ उच्च रक्तचाप है, 22 को दोनों चीजें हैं। 17 को ना तो मधुमेह है ना ही उच्च रक्तचाप है। अस्पताल में मरीजों की कुल संख्या कितनी है ये बतानी है। ठीक है, अस्पताल में रोगियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है वो बतानी है। ठीक है, तो भाई क्या करोगे, दो सर्किल बनाओ, दो ही जने हैं ना, मतलब दो ही तरीके की बात की गई है ना। अब जब दो तरीके की बात की गई है तो आप क्या करो, दो सर्किल बना लो। यहां पर दो तरीके की बात की गई है ना, तो आप क्या करो, आप दो सर्किल बना लो भाई। आप क्या बना लो, आप दो सर्किल बना लो। 40 रोगियों को मधुमेह है, मधुमेह को मतलब मैं डायबिटीज को डी से लिख देता हूं, कितने हैं, 40 है। फिर उसके बाद क्या रहा है, 30 को हाई बीपी है, एच बीपी लिख देता हूं। हाई बीपी कितनों को है, तो हाई बीपी जो है वो 30 लोगों को है। हाई बीपी कितने लोगों को है, 30 लोगों को है। आगे कह रहा है कि 22 रोगियों को, आगे कह रहा है 22 रोगियों को मधुमेह के साथ साथ उच्च रक्तचाप भी है। तो 22 रोगियों को मधुमेह के साथ साथ उच्च रक्तचाप भी है, मतलब 22 रोगी ऐसे हैं जिसको दोनों बीमारियां हैं। 22 लोग ऐसे हैं इनमें जिनको दोनों बीमारियां हैं। ये 22 ऐसे लोग हैं जिनको दोनों बीमारियां हैं। ठीक है, कह रहा है कि जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है ना ही उच्च रक्तचाप है। 17 बिल्कुल अलग है, इसको अभी रहने दो, इसको मत लिखो। पहले अब एक काम करते हैं, केवल मधुमेह वाले निकालते हैं, केवल डायबिटीज वाले। 40 में 22 गए तो 18 बचे, और केवल बीपी वाले 30 में 18 22 गए तो 8 बचे। तो ये वो है, टोटल अगर निकालना है तो इस टोटल में ये 18, ये 22 और ये 8 तो जुड़ेगा ही, प्लस यहां पर इन रोगियों की संख्या भी जोड़ी जाएगी। यहां पर इन रोगियों की संख्या भी जोड़ी जाएगी जो दी गई है। कह रहा है ना कि जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप है। 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप है, यानी कि ये 17 रोगी भी यहां पर जोड़े जाएंगे। टोटल कितना हो गया, 18 और 22 40, 40 और 8 48, 48 और 7 55, 55 और 10 65। यानी कि मेरे भाई इसका जो परम सत्य आंसर है वो आपका कितना हो गया, वो आपका बी ऑप्शन हो गया, दैट इज 65। ये कितना हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, यानी कि 65 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरीके का, फिर होमवर्क दे देंगे। ठीक है, अभी तो 18 मिनट शेष है वैसे भी क्लास में। सिटिंग अरेंजमेंट कब कराओगे बेटा, मैंने आपको सारा शेड्यूल बता तो दिया था। देखो ये रहा सारा शेड्यूल, मैं फिर से बता देता हूं। सारा शेड्यूल ये रहा कि भाई कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम कल सीरीज होगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, डाइस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्लॉक, डिसीजन मेकिंग, कैलेंडर, है ना, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन, मिसिंग कैरेक्टर, काउंटिंग ऑफ फिगर, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके अलावा 24 मई को यानी कि संडे को, 24 मई को अर्थात संडे को, है ना, 12 घंटे की रीजनिंग की मैराथन है। 24 मई संडे को 12 घंटे की रीजनिंग की मैराथन है। 12 आवर रीजनिंग मैराथन है भाई। क्या है, 12 घंटे की रीजनिंग की मैराथन है, 12 आवर की है। तो ये भी आपको लेनी है, तो ये सारी चीजें चलेंगी भाई, ये सभी रुक नहीं रही हैं अभी। ये कारवा बहुत लंबा जाएगा मेरे दोस्त इस बार। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, इसका बनाओ। हाँ, डेली यूट्यूब पर ही रहेगी क्लास, डेली यूट्यूब पर ही रहेगी, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक। चलिए, डेली यूट्यूब पर ही रहेगी दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक। हाँ, 12 घंटे वाली जो मैराथन है वो संडे में सुबह 8 बजे से होगी। बाकी डेली शाम को भी क्लास लेता हूँ, 8 बजे प्रैक्टिस कराता हूँ। उसमें 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराना है। गोस्ट राइटर तुम्हें कौन भूलेगा, तुम लोग मुझे भला भूल गए, है ना, तुम लोगों को मेरी याद नहीं आती। चलो, तो यहां पर भी दो सर्किल ले लेते हैं, दो है तीन है, तीन चीजें हैं ना, वायलिन, फ्लूट और अच्छा गिटार, तीन चीजें हैं। तो जब तीन चीजें हैं तो तीन सर्किल लेने पड़ेंगे।
क्या लेने पड़ेंगे मेरे भाई? 3 सर्किल लेने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से करना ये क्वेश्चन, 3 सर्किल लेने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये वापस से। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? कह रहा है कि एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा रहे हैं, मतलब 12 छात्र जो है वो क्या बजा रहे हैं? फ्लूट बजा रहे हैं। ठीक है, 11 गिटार बजा रहे हैं, और गिटार कितने बजा रहे हैं? वो 11 बजा रहे हैं, है ना। और 10 वायलिन बजा रहे हैं, तो वायलिन कितने बजा रहे हैं? वायलिन जो है वो 10 बजा रहे हैं। 6 छात्र जो है बांसुरी के साथ साथ गिटार भी बजा सकते हैं, और इनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है, क्या कि जो 6 छात्र हैं वो बांसुरी के साथ साथ गिटार भी बजा सकते हैं, और इनमें से 3 जो है वो वायलिन भी बजा सकते हैं। तो क्या कह रहा था? वायलिन 6 जो है वो बांसुरी और गिटार, तो फ्लूट और गिटार वाले 6 थे। फ्लूट और गिटार वाले 6 थे, मतलब ये लोग जो है वो 6 थे, ये लोग जो है वो 6 थे। फ्लूट और गिटार की बात कर रहा था, तो फ्लूट और गिटार वाले 6 थे, मतलब ये 6 थे, और इनमें से 3 जो है वो वायलिन भी बजा सकते थे। तो यानी कि 3 तो यहाँ आ गया, 3 आ गया कंबाइन, जो आपका सब कुछ आ गया। ठीक है, 3 में 6 गए तो 3 बचे, तो 3 बची का यहाँ आ गया। ठीक है, बाकी को मैं हटा देता हूँ ये सब। तो 6 में से 3 यहाँ आ गए और 3 यहाँ आ गए। 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, तो केवल गिटार वाले कितने हैं? वो भी 3 है। 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, केवल वायलिन वाले कितने हैं? 4 हैं। तो केवल बांसुरी वाले बताने हैं कितने हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप x मानते हैं, तो ये वाला जो सर्किल है यहां हो जाएगा 3 + 3 + 3 + x बराबर 11। तो x बराबर हो जाएगा 11 - 9, यानी कि ये वैल्यू हो गई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू जो है वो आपकी 2 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई? तो ये वैल्यू जो है वो आपकी 2 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू जो है वो आपकी 2 आ गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? यहाँ देखो, बिहार एग्जाम्स की भी क्लासेस चलेंगी बेटा, बिल्कुल चलेंगी, थोड़ा समय लग के चलेगा, सब कुछ चलेगा, है ना। नई वैकेंसी से पहले चल जाएगी आपकी। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब यहां देखो तो 3 + 2 + 4 + y = 10 है। तो y = क्या हो जाएगा? 10 - 3 2 5 और 4 9। तो y = कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब बची हुई वैल्यू हम इसकी निकाल लेते हैं भाई, यहां पर z की, इसको z मान लेते हैं, तो बची हुई वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं? z की। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका z + 3 + 3 + 1 बराबर 12। तो z बराबर कितना हो गया? 12 - 3 3 6 और 1 7। तो z की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। यानी कि इसका जो आंसर बना वो 5 बना। और यही पूछा गया था कि केवल बांसुरी वाले कितने छात्र हैं? तो केवल बांसुरी वाले 5 हैं, यानी कि इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। इसका परम सत्य आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, अभी मेरा कोई बैच नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। वर्तमान में अपना कोई बैच नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन गया वो कितना बन गया? वो आपका ऑप्शन नंबर बी बन गया। ठीक है, क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए, मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा था, पहले वो दे देता हूं। जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, इनको भूल मत जाइएगा। एक तो ये वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको होमवर्क में देना है, और जो भी आंसर होमवर्क में देंगे इनके नाम मैं कल अनाउंस भी करूंगा। कुछ नाम तो पक्का अनाउंस करूंगा, तो देखते हैं कि कौन लकी आता है उनमें। और एक ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको होमवर्क में देना है। फिर देखते हैं कि कौन कौन सही आंसर दे रहा है। बाकी आपको टाइम टेबल से अवगत करा देता हूं वापस से, है ना। टाइम टेबल आप सभी जानते हैं, जो 17 दिन 17 मैराथन, जिसमें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसमें हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसमें सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अंकित सर की क्लास है। फिर 10 बजे से 12 बजे तक मोहित सर की क्लास है। फिर 12 बजे से 2 बजे तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। ये अभी जो क्लास हमारी चल रही है, थ्योरी क्लास 12 से 2 वाली चल रही है, इसमें मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, आप सभी जानते हो। ठीक है, फिर अभी मेरे बाद यानी कि शाम को 4 बजे से 6 बजे तक आदित्य सर आपको मैथ्स कराएंगे, है ना। और आदित्य सर बहुत ही शानदार मैथ्स कराते हैं, आप सब जानते हो, द विजार्ड ऑफ मैथ्स, है ना, वन एंड ओनली आदित्य सर। तो यहाँ पर मैथ्स में पूरे 22 या 25 क्वेश्चन जितने आने हैं वो क्लासेस से आने, कोई बाहर नहीं जाना। ठीक है, वो कहीं भी बाहर नहीं जाना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जीके जीएस की प्रैक्टिस क्लास, या रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास, या मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास, वो कहाँ चलेगी? तो ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रैक्टिस क्लास की। ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रैक्टिस क्लास की। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये बात हो रही है हमारी प्रैक्टिस क्लास की। तो प्रैक्टिस क्लास शाम को 6 बजे से 7 बजे तक अंकित सर की चल रही है। फिर उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक अनुराग सर की मैथ्स की चल रही है। अनुराग सर आदित्य सर के ही भाई हैं, बहुत बढ़िया, सेम उसी मेथड से पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद रात में 8 से 9 बजे तक रीजनिंग की है। तो जो रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 50+ क्वेश्चन करना चाहते हैं एग्जाम में, वो इस 8 बजे वाली क्लास में जरूर आए। ठीक है। फिर उसके बाद रात में 9 से 10 बजे तक मोहित सर की क्लास है। ठीक है। फिर आपकी जगराता सीरीज है। अब जगराता सीरीज में एक थोड़ा सा चेंज हुआ था, ठीक है, लेकिन अब वो बिल्कुल फ्लो में आ गया है। फ्लो में ये आ गया है, आज रात में 10 बजे जगराता सीरीज में मेरी ही रीजनिंग की क्लास है, तो मैं ही आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और आज जगराता सीरीज जो 10 बजे से स्टार्ट होगी, तो आज की 10 बजे वाली जो क्लास है वो रीजनिंग की रहने वाली है। यहां पर मैं आपको चुनिंदा यानी कि टॉप 200 क्वेश्चंस करा रहा हूं। मैं आपको क्या करवा रहा हूं यहां पर मैं आपको टॉप 200 क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये वो क्वेश्चंस होंगे टॉप 200 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। सही है, चलिए। तो पीडीएफ आपको मिलेगी इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में, स्कैन भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स के जो आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको पीडीएफ जो है ये मिलेगी। और भैया ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विद्याग्राम का। इससे आप क्या है, जो आपका यूपी पुलिस का टेस्ट चलता है वो भी वहां दे सकते हैं। बाकी आप सभी प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना। हाँ, आज रात में 10 बजे मेरी ही क्लास है 200 प्रश्नों की। ठीक है। हाँ, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा आपको आज से, तो टेंशन ना लें, अभी मिल जाएगा। पुरानी क्लासेस का मिल चुका है, आगे की क्लासेस का भी आपको आज से मिलेगा। चलिए, सही है। तो आप सभी अपना प्यार जरूर दर्शाएं, क्लास के बाद कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।